अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, रोज़ यकीनन जब मैं यहाँ आती हूँ तो कुछ ना कुछ जहन में होते हैं, आज ये बात करूँगी, आज वो बात करूँगी। तो रात अचानक मैं बैठी थी और मेरे जहन में एक बात आई और ये एक मैंने कहा थोड़ा मजाक भी हो जाएगा यार, हमेशा सीरियस बात करते हैं और न्यूज़ की ही बातें हो रही होती, ये हो गया फला जगह पे, ये हो गया ये हो गया। तो यार न्यूज़ चैनल है तो यकीनन न्यूज़ की ही बातें हम लोगों ने करनी है। तो लेकिन बाज़ टाइम हमारे साथ जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हमेशा बंदा याद रखता है। अक्सर औकात आप देखते हैं जब हम लोग बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वीराने में या अंधेरे में आपको कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही होती हैं और आप डर जाते हैं। ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ। कहीं मैं गुजर रही हूँ कहीं वीराने से या मैदान में से, तो मैंने देखा कि यार कुत्ते भौंक रहे हैं और फिर इधर उधर नजर, और पहला जब जाता है हाथ पड़ता है तो फिर पत्थरों पर पड़ता है, पत्थर उठा लो अपने दफा में, खुदा न खासा कहीं से जो है हमला आवर न हो जाए। तो ये अक्सर होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और किसी भी मकाम पे जब आप गुजर रहे हैं, रात का अंधेरा है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल पर सवार हैं आप या साइकिल पर हैं या आप पैदल चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, तो आपको कहीं से भव भव की आवाजें आ रही हैं, इधर घूमते उधर घूमते हैं कि कहीं जो है कहीं कुत्ता तो हम पर हमला आवर नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप लोग, बताएं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तेज भागना शुरू कर देंगे या अपनी सवारी जो है तेज, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो कुत्ते हैं उनका वो ज्यादा आपसे भी तेज भागते हैं, आपको पता है। तो उनके साथ इस तरह का मुकाबला ना कोई फायदे नहीं रखता, यानी भागना नहीं। आपने अक्सर सुना होगा जब आपके पीछे कुत्ते पड़े हों तो आपने भागना नहीं है और घबराना भी नहीं है। अपनी जो है रफ्तार को सुस्त कर देना है, आराम से और पुरसुकून नजर आना। ये बड़ा औखा काम है ना, पुरसुकून नजर आना, क्योंकि ये मस्ट है। जब कुत्ते आपके पीछे भागेंगे तो आपने घबराना है और घबरा के जो है यकीनन आपने और तेज दौड़ना है और फिर कुत्ता जो है आप खुदा न खास्ता हमलावर हो सकता है। पाकिस्तान में तो यार इतने केसेस और इतने न्यूज इस तरह की सुनने को मिलती है कि हर बंदा डरा हुआ होता है और लगता है कि खुदा न खास्ता ये मुझ पर हमलावर ना हो जाए। हालांकि ऐसा बाज़ औक़ात नहीं भी होता, लेकिन कुत्ते का जो जहराना रवैया है अक्सर अफराद को डरा देता है, खौफ ज़दा कर देता है। तो आसान टिप्स जो मैंने देखी और मैंने कहा सुनी तो आपको बता दो। एक तो आप रुक जाए, पुरसुकून हो जाए। उसके अलावा इर्द गिर्द देखिए कोई हथियार आपको नजर आ रहा है, कोई पत्थर नजर आ रहा है, कोई लकड़ी नजर आ रही है तो अपने दफा के लिए उठा लेंगे, बेस्ट वे है। अच्छा, दूसरा तरीका है कि जबान से मदद लीजिए। बाज़ टाइम जो है, क्योंकि घर में जो है अक्सर लोग कुत्ते पालते हैं तो कुछ जबानें उनको समझ आती हैं, अपने तो आप बोलना शुरू कर दें, वापस जाओ, चले जाओ, मतलब इस तरह की थोड़ी। लेकिन अगर आपकी ये बातें उसके बाद भी वो जो है और आपको घूर रहा है या घुरा रहा है तो फिर आपने ऐसी जबान भी बोलना बंद कर देनी है। और कभी भी कुत्ते की आंखों में नहीं देखना, और जब आप देखेंगे तो वो जहराना रवैया अख्तियार करेगा, जैसे लगेगा कि अब ये मेरे लिए मुकाबले के लिए है कर रहा है ऐसा, तो वो यकीनन आप पर अच्छा दौड़ेगा। तो ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है और अपना दफा करें। हमला अगर हो जाए तो फिर लातों का इस्तेमाल करें, मुक्कों का इस्तेमाल करें और हलक में कोशिश करें कुत्ते के जो है लात मारे ताकि वो आपको काट ना सके। पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करें। अगर हाथ में कोई सामान है तो दे मारे कुत्ते को। तो आज मैंने सोचा कुछ नया जो है, कुछ नई बात की जाए और आपके भले की बात हो। तो जनाब बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी मजे की हैं, वो तो करते रहेंगे। मजे के गेस्ट भी हमारे साथ आ चुके हैं। आज मल्टी टैलेंटेड खातून मेरे साथ हैं और एक बहुत बड़ी लिस्ट थी जब मेरे पास आई, ये किया माशाल्लाह, ये किया माशाल्लाह। प्रोड्यूसर हैं, शायरा हैं, सदाकार हैं, मैं कहती हूँ अदाकार भी हैं और जो है कलम निगार हैं और पता नहीं क्या क्या जो है। बहुत बड़ी लिस्ट फहरिस्त थी मेरे पास। जब मेरे पास आई तो मैंने कहा यार इतनी तो मेरे पास स्पेस नहीं है कार्ड में, तो मैं उनसे ही पूछ लूंगी कि वो माशाल्लाह इतनी मल्टी टैलेंटेड खातून है, इतना कुछ किया है, कैसे किया और किस तरह ये सारा काम कर रही हैं। तो हम तो एक बोल लेना सुबह 2 घंटे, उसके बाद तो हमसे कोई काम होता नहीं। तो मिलवाती हूँ मैं आपको जनाब नसरीन फरीद से, शायरा है और रेडियो पाकिस्तान से 14 साल से मुंसलिक हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। तो खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आयशा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया, रोही टीवी
کی پوری ٹیم کا شکریہ Thank کہ you. آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اچھا لگا. روہی ہمارے وسیف کا ایک بڑا چینل ہے، تو مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر. اور میری پہلی ملاقات ہے، مجھے بہت اچھا لگا. فرسٹ ٹائم ہے آپ سے. اور عائشہ، آپ نے بات کی کیریئر کے آغاز کی پروفیشنلی، تو زندگی میں ہر انسان سوچتا ہے، جدوجہد کرتا ہے کہ ظاہر ہے فائنینشلی بھی ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں اور اپنا نام مقام بھی بناؤں. یہ صرف میری ہی نہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایسے کام کرے کہ جس سے اس کی عزت میں اضافہ ہو. بالکل. تو جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں بھی یہی سوچا کرتی تھی کہ کچھ ایسا کروں کہ میرا اپنا ایک منفرد مقام بنے. اب اس میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، کس حد تک ہوئی، اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے دوسرے ہی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا، اگر پروفیشنلی بھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو دیانت داری سے، محنت سے کیا جائے. ٹھیک. محنت میں اللہ نے عظمت رکھی ہے اور حقیقت میں رکھی ہے. میں وہ ہوں جو سیلف میڈ ہے. مطلب میرے ساتھ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. میں نے آڈیشن ریڈیو پاکستان ملتان میں ایز اے کمپیئر دیا صبح کے پروگرام سے، جیسے آپ مارننگ شو کرتی ہیں. سوجل سویل سے میرا آغاز تھا. تو میں نے جب آڈیشن دیا، میرے ساتھ کوئی سفارش نہیں تھی، ماں کی دعا تھی، اللہ کی رضا تھی. واہ جی واہ. تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ، تو خیال تھا کہ سلیکٹ ہو جائیں گی؟ اتنا لگتا تھا، اتنی کانفیڈنٹ آپ تھی کہ سلیکشن میری ہونی ہی ہونی ہے؟ مجھے جب میرا آڈیشن ہوا، اس وقت جو ٹیم تھی انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. اصل میں آڈیشن دینے کچھ اور لڑکیاں آئی تھیں نا، 3-4 تھیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ بھی ذرا آڈیشن دے دیں نا. اور آپ تو انٹرنشپ کے لیے میرا خیال ہے. انٹرنشپ کے لیے میں گئی ہوئی تھی، تو میں بھی ان میں شامل ہو گئی. وہ رہ گئی، میری سلیکشن ہو گئی وائس کی بیس پہ. تو دوسرا یہ ہے کہ میں لکھتی بھی تھی، اس وقت بھی لکھتی تھی جب میں اسٹوڈنٹ تھی. مختلف اخبارات میں سوشل ایشوز پہ لکھا کرتی تھی. پھر آگے وقت جیسے جیسے بڑا، میں نے ریڈیو کے مختلف لوگوں پہ لکھنا شروع کیا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ ریڈیو پاکستان کے بہت بڑے براڈ کاسٹر جو ہیں وہ کام تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں پہ لکھوں، تو میں نے اس پہ بھی لکھنے کا سلسلہ شروع کیا. ٹھیک ہے. تو یہ لکھانے کا شوق بھی تھا، بولنے کا بھی شوق تھا. بولنے کا تھا یار، اسٹائل کا. یہ اسٹائل تو آپ کے نیچر میں ہوتے ہیں، آپ بناتے نہیں ہیں، ہے نا. مجھے اکثر کہا جاتا ہے عائشہ اس طرح کرنے سے کرتے، میں میرے جو اپنا اسٹائل ہے نا، میں اس میں ہی کر سکتی ہوں کام. یہ خوبصورتی ہے. ہاں دیکھیں عائشہ، مصنوعی پن جس چیز میں نہیں ہوگا نا، نیچرل وے میں ہوگی اور ایکچوئل ہوگی جیسے اللہ نے اسے بنایا ہے. جیسے کہا جاتا ہے سادگی میں حسن ہے، تو ایکچوئل جو آپ کا سٹائل ہے اگر آپ اسی میں رہتے ہیں تو اس میں بھی حسن ہے. مصنوعی پن میں حسن نہیں ہوتا. تو میں نے بھی ہمیشہ یہی کوشش کی. ہر انسان کو اللہ نے ایک منفرد پن دیا ہوتا ہے. ہر انسان آپ دیکھیں نا دوسرے سے مختلف ہے. اس کے انگوٹھے کا نشان مختلف ہوگا، اس کے سائن مختلف ہوں گے، اس کا بات کرنے کا انداز مختلف، رہن سہن کا انداز مختلف. تو اللہ نے پہلے ہی سب انسانوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا. لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن پہ انسانوں کو کہا کہ یہاں آ کے نا تم مل کے رہو، کہ جیسے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا ہے تو وہاں مل کے رہو. اتفاق میں برکت ہے تو وہاں سکھا دیا گیا کہ مل کے رہو. تو یہ چیزیں ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں، وہاں سب انسان ایک اجتماعی اس میں آ جاتے ہیں. لیکن جہاں تک سٹائل کی بات ہے، منفرد پن کی بات ہے، یا مصنوعی پن نہ ہونا، ان چیزوں کی زندگی میں نا عزت کرنی چاہیے. اور جو لوگ دوسرے کے ٹیلنٹ کی عزت کرتے ہیں اللہ انہیں بھی نوازتا ہے. میرا اپنا ایک یہ اچھا، اپنا سٹائل کیا ہے میں یہ جاننا چاہوں گی. جب میرا اپنا سٹائل ہے، آپ کا اپنا سٹائل ہے یقیناً بولنے کا. جب آپ مارننگ شو سٹارٹ کرتی ہیں، میرا ہی مارننگ شو سٹارٹ کریں، کس طرح کریں گی آپ؟ میرے پاس صبح کا پروگرام رہا طویل عرصے. سوجل سویل سرے کی ڈسک جاکی پروگرام ہے، آج کل کرن سویر کے نام سے ریڈیو پاکستان سے ہوتا ہے. تو میں نے وہ بھی کیا اور بھی کئی شوز کیے. میں جب لسنر سے مخاطب ہوتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے ایک وقت میں ایک بندہ سن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس بندے کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں وہ اس ایک بندے میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے لیے وہ ایک لسنر بھی اہم ہے. مجھے پتا چلے فرض کیا کوئی نہیں مجھے سن رہا،
तब भी मैं उतनी ही मेहनत करूंगी कि लाखों करोड़ों लोग जब सुन रहे हों, अपने काम के साथ सिंसियरिटी। दूसरा ये है कि हमेशा ये लगे, जब हम मॉर्निंग शो जो करते हैं ना आयशा, उन्हें ये सहूलत मिलती है कि वो हर घर में घुस जाते हैं। मैं ये समझती हूँ सुबह के टाइम हर घर का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब आप हर घर का हिस्सा बने तो हमने ये सोचना होता है कि हमें बच्चा भी सुन रहा होगा, बुजुर्ग भी, बड़ा भी, और मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले लोग सुन रहे हैं। तो हमने सबको राजी रखना होता है, सबकी बात करनी होती है कि किसी कम्युनिटी की दिल आजारी ना हो, और उन्हें ये लगे कि ये हमारी फैमिली का बंदा है जो बात कर रहा है, ये मेरी बात है। तो हमेशा इन चीजों पे मैंने नजर रखी है। ठीक है। और बात जो है एक स्टार जो है शाराना अंदाज में करती है, किस तरह आगाज करती है, जरा वो बताएं हमें। मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं आयशा, जाहिर है मॉर्निंग शो में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं। बाज़ औक़ात किसी अच्छी खबर से हम अपनी मॉर्निंग शो का आगाज करते हैं कि कोई ऐसी खुशखबरी कि जिससे लिसनर्स का चेहरा खिल उठे, कोई ऐसी अच्छी बात, अगर वो डिप्रेस हैं या परेशान है तो कोई ऐसी बात जिससे उनका डिप्रेशन मॉर्निंग शो में एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। जब आप मॉर्निंग शो करते हैं लाइट वे हो, और आप अगर ऐसी मुश्किल बातें और वो कहते हैं सड़ी बातें करेंगे तो लोग कहेंगे यार बस कर दो, खुदा का वास्ता। दूसरा हमेशा ये कोशिश की कि लिसनर्स की भी पार्टिसिपेशन, जो शो आप कर रहे हैं उसमें आपको जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप उनकी आवाज भी शामिल करें, उससे भी प्रोग्राम निखर जाता है। और मैंने हमेशा लिसनर्स माशाल्लाह इतने सारे काम इकट्ठे कर रही हैं, अब भी कर रही हैं, तो स्टार जो है क्या था आपका और शौक क्या रखती थी? बात होते हैं ना हम लोग शौक कुछ रखते हैं और हमें मौका नहीं मिलता, तो क्या शौक यही रखती थी आप? मैं जब स्टूडेंट थी जाहिर है मैं लिखती तो थी, फिर मैं इंटर्नशिप पे रेडियो पाकिस्तान आई तो लिखने का, बोलने का शौक तो था, लेकिन ये शऊर नहीं था कि रेडियो में भी आना है। तो जब रेडियो में मैं आई तो वो जब माहौल मिला, देखिए अल्लाह ने ना, अगर आप, मैं ये एक बात पे मेरा अपना यकीन है कि अगर आपकी नीयत साफ है, आप मेहनती इंसान हो और सच्चे खरे हो, फैसला तो खैर दूसरे करेंगे ना, तो फिर अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाता है। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो गेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे मेरे हुआ, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आज सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पे 17 ग्रेड में काम कर रही हूँ। और ग्रेड्स का भी नहीं होता आयशा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी शख्सियत लोगों के दिलों में कितनी जगह बनाती है। देखिए रोजी रोटी तो हर इंसान कोशिश कर रहा है ना, वो मजदूर भी उतना ही अहम है जो इस वक्त सर पे गारा उठा के कोई दीवार बना रहा होगा, किसी मिस्त्री के साथ लगा होगा और उसका सारे कपड़े भीगे हुए पसीने से होंगे, तो रोजी रोटी के लिए तो वो भी कर रहा है। हम आप यहाँ बैठे हैं, हम भी कोशिश करते हैं अपनी रोजी के लिए, अपनी रोटी के लिए काम करें, लेकिन ये है कि उस वक्त ज्यादा मजा आता है कि जब आप रोजी कमा रहे हो और उसमें ये मजे की बात है, यानी कि जो शौक हो वही आपकी रोजी रोटी बन जाए, और वो फिर पोटेंशियल होता है, फिर मजा होता है, फिर बड़ा मजा है। देखिए इसमें आपके पास डॉक्टर भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, वकील भी आते हैं, अच्छा आपको पढ़ना भी पड़ता है, अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा, तो बहुत कुछ आप सीखते हैं, आपकी अपनी शख्सियत में अच्छा मजा भी आ रहा होता है। और पर्सनैलिटी, अच्छा मैं कुछ जज जो मैंने किया, तकरीबन हर एक की पर्सनैलिटी में बहुत सारी बातें ना एक कॉमन भी होती हैं जो हर बंदा करता है रूटीन वाइज, थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में करता है, लेकिन पर्सनैलिटी को जज करना तो मजा आता है। और जब मुझे कोई सवाल करता है तो मैं कहती हूँ अल्लाह मुझसे कोई ना सवाल पूछे तो सवाल कर करके इतनी आदत हो जाती है हम लोग को, जब हम पे कोई हमारी जात पे बात कर रहा होता है तो हम कहते हैं यार नहीं हम पे क्यों बात कर रहे हो यार, हमने तो आपका इंटरव्यू लेना, ये हाल हो जाता है कि अपने बारे में फिर इंसान नहीं बताना चाह रहा होता, दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहा होता है, एक इंटरेस्टेड हॉबी बन जाती है हम लोग की, और जहाँ जिससे मिले बस उसके बारे में पूछना, और बंदा जब बताता है तो अच्छा लग रहा है, अच्छा इससे ये जिंदगी के तजर्बात भी रहे, ये किया, ये गुजरा, तो कुछ चीजें होती है जो सब लोग कर रहे होते हैं, सबकी पसंद नापसंद होती है और सबका अपना एक तो वे होता है, ये कुछ चीजें कॉमन भी लगती हैं। कॉमन बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की आयशा, लेकिन ये है कि ऐसे में जिंदगी में वो लोग आप के लिए उम्मीद की किरण बन जाते हैं जो आपको किसी न किसी हवाले से गाइड कर रहे होते हैं या सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप उन लोगों को फरामोश नहीं कर सकते। तो वक्तन फवक्तन मेरी जिंदगी में भी ऐसे लोग रहे, वो सीनियर्स रहे कि जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया,
गाइड किया। और देखें, जब कोई भी नया बंदा आता है तो उसको जाहिर है गाइडलाइन की जरूरत होती है, उसको हेल्प की जरूरत होती है। बाज़ औक़ात आपके अपने काम में कोई हर्डल आ जाती है, तो ऐसे में सिंसियर दोस्त जो आपके होते हैं, जो मुखलिस दोस्त होते हैं, वो काम आते हैं। तो दोस्ती का रिश्ता इस हवाले से भी अहम होता है। दूसरा ये है कि प्रोफेशनल जिंदगी में जरा ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसमें आप इसमें अच्छे कुलीग्स का लफ्ज यूज करते हैं, तो ये है कि वो लोग भी अगर आपको मिल जाए तो बड़ी खुशकिस्मती होती है, अच्छे कुलीग भी मिल जाए तो और अच्छी टीम बन जाए, ये बड़ी बात होती है। आपकी टीम के साथ जो है आपका जो है माइंड मिलना शुरू हो जाए। और पता है वैसे मिलना बहुत मुश्किल होता है, हर एक का अपना माइंड होता है, लेकिन ये जरूरी होता है। एक कंफर्टेबल जिसको हम कहते हैं ना माहौल बनाना काम के लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंसान खुद भी बनाता है और जाहिर है आपका अपना रवैया देख के भी दूसरों का रवैया फिर थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। तो बात ये चलता रहता है, रवैयों की है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका कसूर भी नहीं होता और आपको सजा मिल रही होती है। ये भी है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तब आपको सजा मिलना शुरू हो जाती है। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन ये है कि रुकावटें, मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है आयशा, रुकावटें हमेशा आपको निखारती हैं। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप पे कोई बेजा तनकीद कर रहा है तो वो समझ लें कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं आप और निखर के सामने आएंगे, और ऐसा ही होता है। लेकिन बार्टन डिग्रेड भी हो रहा होता है, आप ये भी जाना किसी जैसे आज की हम बात करते हैं या कुछ लोग ना स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, बेजा तनकीद जो है। आप देखें तो हम मीडिया की बात नहीं कर रहे, हम रूटीन वाइज ही बात करते हैं। किसी दफ्तर में वर्क कर रहा है, कोई भी कर रहा है, वहाँ किसी बैंक में कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जब अगर बेजा तनकीद की जाती है तो बाज़ लोग डिप्रेस हो जाते हैं। ये भी नेचुरल है, इंसान है ना। बाज़ औक़ात आप सोचते हैं यार इस जगह मेरा कसूर तो नहीं था, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो होता है, डिप्रेस इंसान होता है। लेकिन ये है कि ऐसी सूरत में ही आपका इम्तिहान होता है, आपकी कुव्वत मुदाफियत का भी इम्तिहान होता है, आपकी सलाहियत का भी इम्तिहान होता है, और कुव्वत बर्दाश्त करते हैं उसको। हाँ जी, कुव्वत बर्दाश्त करते हैं आप। तो ये है कि किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ठीक है आप सबकी राय को अहमियत दें, लेकिन साहिब राय जो लोग हो ना उनकी राय को अहमियत दें। तो फिर आप अगर कोई बहुत ज्यादा आप पे तनकीद हो रही है तो फिर ये चीज असरअंदाज नहीं होगी आपको। ठीक है, बहुत सारी तनकीदें हो गई। अच्छा, ये तो प्रोफेशनल जिंदगी की बात है। जाती जिंदगी में मैं शरारतें भी करती हूँ आयशा। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा सोती भी हूँ। अच्छा। और मैं शौक है, शायरी लिखती हूँ। अच्छा। म्यूजिक सुनती हूँ, फिल्में देखती हूँ। कि मैं सुनाती भी है, ये मैं बता दूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनाना मैंने अब शुरू किया है। पोइट्री में असल में कुलीग हैं, बल्कि मेरी बॉस हैं, कुलीग तो हैं ही हैं। अब मेरी बॉस हैं कौसर समरीन साहिबा, वो जब मुल्तान आई इस्लामाबाद से तो उनको मैंने अपनी शायरी सुनवाई ना। वैसे मैं लिखती थी, ज्यादा नहीं सुनवाती थी, तो उन्होंने कहा तुम तो बड़ी अच्छी शायरी करती हो, ये तो छुपा हुआ था ये बंदा। तो उन्होंने मुझे डिस्कवर किया। उसके बाद मैंने अब छुपा हुआ जो बंदा है या बंदी है हमें भी कुछ सुना दे। जी जरूर सुनाओ, तो हमें भी पता चले रुस्तम जो है ये कहाँ की आखिर आपको भी अंदाजा हो ताकि। हाँ, तो ये होता है कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको बताता है कलाम, वो मैं आपको सुना देती हूँ अपने अंदाज में सुना देती हूँ। जी जरूर। मेरे महबूब तेरी आंखों की कशिश ने, मेरे महबूब तेरी आंखों की कशिश, मेरे महबूब तेरी आंखों की कशिश ने मेरी आंखों में मोहब्बत भर दी है। हाय हाय जबरदस्त। मेरे महबूब तेरी आंखों की कशिश ने मेरी आंखों में मोहब्बत भर दी है। नहीं खुद की भी अब कोई तलब मुझे, नहीं खुद की भी अब कोई तलब मुझे, तलब की जुस्तजू यूं तमाम करती है। मेरे महबूब तेरी आंखों की कशिश ने, खुद से करती हूँ गुफ्तगू गुलाबों की, खुद से करती हूँ गुफ्तगू गुलाबों की, तेरे रंगों ने यूं खुशबू भर दी है। मेरे महबूब तेरी आंखों की कशिश ने, ख्वाहिश ही नहीं चिड़िया को आशियाने की, ख्वाहिश ही नहीं चिड़िया को आशियाने की, बेचारगी तिनको ने भी जाहिर कर दी है। ख्वाहिश ही नहीं चिड़िया को आशियाने की, बेचारगी तिनको ने भी जाहिर कर दी है। अब कहाँ जाए दीदार की तमन्ना कहो,
वाह जी, अब कहाँ जाए दीदार की अब तमन्ना। कहाँ जाए दीदार की तमन्ना कहो, वाह। बारिश ने मिट्टी से शिकायत हाय हाय करती है। करती है। वाह मेरे जी। महबूब तेरी आंखों की कशिश ने मेरी आंखों में मोहब्बत भर दी है। वाह। आखिर शेर सुनिएगा, जमाना बनकर हम्म, वो लड़ते हैं मुझसे नसरीन, वाह जी, जमाना बनकर। जमाना बनकर वो लड़ते हैं मुझसे नसरीन, जंग में जिनसे मोहब्बत की बात हाय करती है। हाय हाय, मेरे जबरदस्त। महबूब तेरी आंखों की कशिश ने मेरी आंखों में मोहब्बत भरती है। वाह जी वाह, जबरदस्त भी, बहुत खूब। और ये आंखों की कशिश, वाकई आप मास्क लगा लें फिर भी ये कशिश जो है कशिश बरकरार है। बरकरार रहती है, कुछ बढ़ ही जाती है। और आज यही हाल था, जब मैं सुबह आ रही थी तो मुझे कह रहे थे कि मैम आप ना मास्क लगा लिया करें, आप मास्क, क्योंकि मास्क लगा कर ही हम लगाते हैं ऑफिस में, तो मास्क में ना आप ज्यादा सोनी लगती है तो मैंने कहा चलो जी, आंखों की कशिश तो बरकरार ही रहती है, तो मास्क भी लगा लें। और जी ज्यादा पुरकशिश हो गई है। ज्यादा कोशिश हो गई जी। चल रही है जनाब, बिल्कुल मैं हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में, और देखते हैं कि आज जो है हमारे तनवीर भाई हमें क्या बनाना सिखाते हैं। तो तनवीर भाई को वेलकम कहेंगे हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। कैसे हैं आप तनवीर भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल ने कटे आज की हाल है? ठीक ठाक है, मजे में है। हाँ जी। तो तनवीर भाई आज ना क्या बनाने जा रहे हैं, जरा बताएं हमें, आज हम इंग्रेडिएंट्स बना रहे बताएं। हैं हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में क्या अचारी बनने जा हांडी रहा है? बनाएंगे आज, वाह जी वाह। तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये ये हमने क्यूब्स कटिंग में जो है कि चिकन काट के रखी ठीक है, है। कम से कम 1 किलो है। किलो है, केजी है। ठीक है ठीक है जी। और ये हमारे पास हाफ कप जो है वो क्रीम है। ठीक है। ठीक है जी। और तकरीबन हाफ कप से थोड़ा, हाँ। हाफ कप से हाफ जो है कि अचार है। ठीक है। ठीक है जी। और हम इसको भी, अच्छा, इसको ग्राइंड कर रहे थे, इसकी क्या रीजन है? ऐसे भी तो डाला जाता है, अक्सर लोग अचार डालते जो हैं। है वो ऐसे भी लोग डालते हैं, लेकिन ये है हांडी। ठीक है। इसकी ग्रेवी जो है मुकम्मल तौर पे जो है कि वो मुलायम होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये बोनलेस है। जब हम कढ़ाई बनाते हैं या मटन बनाते हैं या बीफ बनाते हैं, तो उसमें अगर ऐसे भी डाल दें तो वो मिक्स हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, इसके अंदर जो उसकी अचार के अंदर उसकी गठली सी होती है, वो मुंह में आती है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको साफ करके ग्राइंड करके तो इसको इसके अंदर डालेंगे तो उसकी जो ग्रेवी है वो मुलायम होगी, खाने में आसानी होगी। ठीक तो है। उसको खाएंगे मजा आएगा। और इसका जो टेस्ट है, अचारी जिस चीज में अचार डल जाए, चाहे वो पराठा है, चाहे वो कोई भी चीज है, चाहे आप वेजिटेबल बना लें, कोई भी चीज बना ले, तो वो बहुत ही मजेदार बनती है, बड़ा मजा आता है उसमें। अल्लाह मियाँ, इतनी तारीफ अचार की तो अचार की हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे इतनी तारीफ अचार की। अच्छा, मैं इतनी, मेरा बड़ा दिल कहता है अचार खाने को, मैं सही बताऊं तो, लेकिन क्योंकि अचार जो है खट्टा है, और यहाँ मैं अगर खा लूं तो फिर मेरा गला बंद हो जाना है और फिर मैं बोल नहीं सकूंगी, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। जब भी घर में जो है खाने के साथ, मेरे मियाँ साहब को बहुत शौक है अचार खाने का, सुनते थे कि खवातीन बहुत शौकीन होती है खट्टा खाने की, तो मर्द हज़ारे बड़े शौक से खाते हैं। तो फिर मैं अवॉइड कर रही थी कि यार मुझे नहीं खाना, तो इसको भी वॉश कर ले भाई। इसको धोया है, ठीक है, धो के फिर काटा है। ठीक है। मैं थोड़ा जो है बहुत ज्यादा आजकल conscious जिस हूँ इस मुर्गी मामले वाले में। से मुर्गी बनवा रहे हैं, हाँ। वो धो के ठीक है। शटर में डाल के देता है, और वहां से फिर जब हमारे पास आती है तो हमारे जो भाई साहब हैं वो लेते हैं, फिर हम इसको काट के रख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अभी यहाँ रहने दो, क्योंकि अभी तो हम जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, वापस आएंगे तो आप बताएंगे इसके कैसे बनेगी जनाब जी हमारी अचारी हांडी। तो राजे हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हाथ में मैंने छुरी पकड़ ली है कि शायद कुछ मेरी मदद की भी जरूरत हो, लेकिन तनवीर भाई तो खुद ही काट रहे हैं ये टमाटर, तो हम तो खवातीन घर में ना ऐसे ही काट लेती हैं, और आप जो है बड़े इजी वे में काटते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे होता तो है। ये ले। अच्छा, छिलका अगर उतार दिया जाए तो ज्यादा बेस्ट नहीं है? क्या कहते हैं आप तनवीर भाई? कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो अपने मन की बात है, दिल की बात है कि जिस तरह कोई खाना चाहे, बनाना चाहे, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई छिलका उतार के खाना चाहता है हाँ। या ऐसे खाना चाहता है, तो जो है कि रेस्टोरेंट में अगर काम लोग करते हैं तो वो ये छोटी छोटी चीजों को नोट करते हैं, कहते हैं यार कॉस्ट बहुत बढ़ गई, ठीक है,
تو ان کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ گھروں میں تو جو ہے پھر وہ اپنی مرضی ہوتی ہے، جیسے مرضی بندہ کام کرے. ٹھیک ہے. اور گھروں میں جو بنایا جاتا ہے وہ ہائیجینک ہوتا ہے، کھانا بیسٹ ہے. میں کہتی ہوں آپ لوگ روز جو ریسیپی بھائی تنویر بتاتے ہیں آپ نوٹ کر لیا کریں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ بھی ریسیپی جو ہے چل رہی ہے، انگریڈینٹس بھی چل رہے ہیں، بتا رہے ہیں، طریقہ بھی چلے گا. تو ضروری ہے کہ یار گھروں میں بنائیں اور بچوں کو گھر میں بنائے ہوئے کھانے جو ہیں دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں، یہی بیسٹ وے ہے نا. تو گھروں میں جو بنتے ہیں ہائیجینک بھی ہوتا ہے، صاف ستھرا بھی ہے، اور خود ہم لوگ دھو بھی لیتے ہیں. تو کیا اچھا بنا لیتی ہے یہ بتاؤ آج کھانے میں؟ اصل میں کوکنگ میں کم ہی کرتی ہوں، میں اتنی کوکنگ نہیں کرتی. اچھا لیکن یہ ہے کہ بریانی اچھی بنا لیتی ہوں میں، قورمہ اچھا بنا لیتی ہوں، واہ جی واہ. اور انڈا تو بہت ہی اچھا بنا لیتی ہوں. مزے کی بات ہے، انڈا اچھا بنا لیتی ہوں. اچھا یہ انڈا جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، لیکن اچھا جو ہے آملیٹ جیسے چائے بھی ہمیں لگتی ہے وہ بہت آسان ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں جب ہم کسی سے فرسٹ ٹائم پوچھتے ہیں یار انڈا بنا لیتی ہو یا چائے بنا لیتی ہو، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے میں کہتی ہوں اچھے ذائقے کے ساتھ بنانا بڑا مشکل کام ہے نا. اچھی چائے میں خود دودھ پتی پیتی ہوں. ٹھیک ہے، دودھ میں پتی دودھ پتی دودھ پتی والی ہے. اچھا تو دودھ چائے تو پتی بنانی ہی پڑتی ہے. ہاں، لیکن اچھی چائے بھی ہر کوئی نہیں نسرین بنا لیتا ہے، یہ دیکھ لیں. اس کے لیے جو ہے گھر میں ایک اسپیشل ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے یا بھابھی ہوتی ہے یا وہی چائے بنائے گی. اب میں پہلے یہ میں کہتی تھی کہ اچھی چائے ہر کوئی نہیں بنا سکتا. اب میں یہ کہتی ہوں کہ چائے پینے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کو دودھ پتی نہیں اچھی لگتی، پانی والی چائے اچھی لگتی ہے. میری تو ہاں میں زیادہ تر پانی والی چائے پسند کرتی ہوں. یہ ہے کہ پسند نہ پسند دیکھ کے اب چائے بنانی پڑتی ہے. بالکل بالکل، کیونکہ میں دودھ کا استعمال کم کرتی ہوں، مجھے پانی والی چائے جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. جب میں گھر میں یا اماں کے گھر جاؤں تو اسپیشل فرمائش ہوتی ہے اماں یہ دودھ پتی والی چائے میں نے نہیں پی. لیکن ہم چائے بہت زیادہ پیتے ہیں، اور جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں دفتروں میں کام کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ جن کا ذہن کا کام زیادہ ہوتا ہے کہ لکھنا پڑھنا زیادہ ہے یا بولنا زیادہ ہے، وہ لوگ بڑی چائے پیتے ہیں. تو میں بھی یعنی ایک عادت سی بن جاتی ہے یار. فائدہ اس کا اتنا نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ویسے میں بھی بتاؤں گی سائنس کیا کہتی ہے وہ الگ بات ہے. کبھی کہا جاتا ہے ڈفرینٹ آتی ہے نا یہ جو مطلب پتہ چلتا ہے کسی نے بہت زیادہ فائدہ کیا جاتا ہے نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ نقصانات ہیں. تو بہرحال یہ شوق ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اور کچھ لوگ شوق کیا پیتے. کسی کو کہا جائے یار چائے کا کپ نہیں یار چائے تو اوائڈ ہے، ہم نہیں چائے پیتے. دفتروں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مہمان بھی آئے تو اس کے ساتھ چائے پینی پڑ جاتی ہے. ہاں، تو جتنا مہمان آئے نا اتنی بار پینی پڑ جاتی ہے، دل جلانا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں دل جلانا. تو یہ بھی چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نہیں بھائی آپ بتائیں، آپ کام کر رہے تھے تو ہم نے کہا ہم ذرا گپے شپے لگا لیں. جی اب ہم سب سے پہلے اس کے اندر چکن ڈالیں گے. ٹھیک ہے. چکن کو اس کے اندر سب سے آپ نے لینا ہے حبیب کوکنگ آئل، جس میں وٹامن اے ہے، ڈی ہے، ای پایا جاتا ہے، اومیگا 3 اور 6 ہے، جس سے مل کر بنتا ہے فلو کیٹلسٹ. اور فلو کیٹلسٹ آپ کو جو ہے آپ کے جسم میں خون کے بہاؤ کو مینٹین رکھتا ہے. یہ آپ کو کولیسٹرول سے بچاتا ہے، دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے، صحت کے حوالے سے بہت اچھا آئل ہے، ڈبل ریفائنڈ آئل ہے، اور قدرتی یعنی 100% قدرتی خالص آئل ہے. تو یہ آپ نے اپنے گھر میں لانا ہے حبیب کوکنگ آئل، اور اس کو استعمال کرنا ہے. اور اس کا بناسپتی بھی حبیب بناسپتی بھی ہے. آپ بے فکر ہو کر جو ہے پراٹھے تل کے کھا سکتے ہیں. اور مکھن کی بجائے اگر آپ بناسپتی بھی استعمال کریں گے تو اس کی کلر خوشبو ہے، اروما ہے. ادرک لہسن ٹھیک ہے. پہلے آئل ڈالا، چکن ڈالی، پھر 1.5 چمچ جو ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیا. خیال کیجیے گا ڈرپ سے جو ہے آئل نہ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا اس کے اندر اس کے بعد ہم ڈالیں گے مسالے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا بھون لیں. ہاں جی، نہیں مسالے اگر ڈال بھی دیں گے تو کوئی ابھی اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالا. ٹھیک ہے. تو ادرک لہسن بھی ساتھ ہی ہو جائے گا. اس کے نیچرل پانی سے ہی جو ہے پکایا جا رہا ہے. چکن کا پانی ہے ٹھیک ہے، وہ تھوڑا ڈرائی بھی ہو جائے گا. اور اس میں جو ہے کہ ہم نے ڈال دیا جی 1 چمچ نمک. ٹھیک ہے جی، زبردست. اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں 1/4 حصہ ہلدی. ٹھیک ہے. اور ریڈ چلی، اس میں ریڈ چلی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تقریباً 1 ٹی اسپون ہے یہ. نہیں 1 چمچ پورا ڈالیں گے، تھوڑی کرش بھی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، بس کر دیں خدارا.
نہیں ڈالیں گے دوبارہ یہی ڈال دی بس، یہ ڈالنی تھی. ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا پھیکا کھانا کھاتی ہوں، اسی لیے میں کہتی ہوں بہت سے لوگ پھیکا کھانا نہیں پسند کرتے. ہم روز بناتے ہیں تو 1 kg میں ہم کتنا نمک ڈالتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اور یہ ابھی 1 kg ہے، اس کے اندر اور میں اتنے سالوں سے بنا رہی ہوں اور ہمیشہ میرا مسالہ جو ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تقریباً میں اسے کم ہی ڈالتی ہوں، کبھی زیادہ نہیں ہوا. اور میرے گھر والے ہمیشہ کہتے ہیں عائشہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اوئے ہوئے، یعنی تعریف نہیں ہو رہی تھی، اوئے ہوئے کا مطلب ٹھیکا کھانا کھانا پڑتا ہے نا. وہاں تک خوشبو آ رہی ہے، یہی خوشبو ہے جو ماسک لگانے کے بعد ہی میں فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ کہہ رہی ہوتی ہے یار ماسک لگایا پھر بھی خوشبو آ رہی ہے. تو اوئے ہوئے اس بات میں کہتا ہے کہ عائشہ نے جو پکایا خدا کی پناہ ہے. عائشہ کچھ مسالہ ڈال دیا کرو، نمک ڈال دیا کرو. یار ایسی عادت پڑ گئی ہے مجھے ٹھیکے کھانے کی. نسرین آپ کیری آن کریں، ہم لوگ میں جا رہی ہوں نسرین کے پاس. تو اتنی عادت پڑ گئی ہے نسرین ٹھیکے کھانا کھانے کی مجھے کہ اسپائسی کھانے مجھے اچھے نہیں لگتے. صحیح ٹھیک ہے، اپنی پسند ہوتی ہے. ہاں بالکل اپنی اپنی میں پسند. بہت زیادہ اسپائسی کھاتی ہوں. اسپائسی کھانا کھاتی چٹپٹا کھانا. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. تو خود تو ماشاءاللہ مطلب زیادہ بھی نہ ہو اتنا کہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو کہ بعض لوگ اپنا میدا ہی خراب کر لیتے ہیں نا. بالکل. تو یہ بھی نہ ہو، بیلنس جیسے ہمارے گھروں میں عام طور پہ پکتا ہے تو بیلنس. اور پرہیزی کھانا ویسے اچھا ہے. کچھ لوگ کھانا جب کھاتے ہیں تو اچھا ہے، صحت اچھی رہتی ہے، وہ ضروری ہے. اور گرمیوں میں تو ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے زیادہ اسپائسی کھانا نہیں کھانا چاہیے. تو جو ہے اسٹمک ڈسٹربنس جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے. اکثر یہاں یہی حال ہے یار، ہمارے پاکستان میں جو ہے بہت سے لوگوں کو اسٹمک، ہر گھر میں 1-2 لوگ ایسے ملتے ہیں. وہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے نا ہم خود بھی مجبور ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ اگر دفتر میں زیادہ دیر کا کام ہے تو پھر بازار سے لے کے کھانا پڑتا ہے. تو جب بازار سے لے کے کھاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پھر اپنا طریقہ کار بنانے کا بھی ہے، مسالے بھی ان کے اپنے طریقہ کار کے مطابق ہوتے ہیں. یہ تو پوئٹری ہے اور ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ کبھی میں کہتی ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہے تھکن اتارنے کا. آپ دوستوں میں بیٹھے بیٹھتے ہیں تو فرمائشیں ہوتی رہتی ہیں ایسے. ہاں کبھی سہیلیوں میں بیٹھے ہوں تو ہم اپنی محفل لگا کے بیٹھتے ہیں. زیادہ تو آج کل تو زیادہ پوئٹری میں سنواتی ہوں. تو بہت کم ہے گنگنا بھی لیا. بلکہ ایک عائشہ میں آپ کو سنواؤں گی، میری اپنی خواہش ہے کہ میں یہ ضرور سناؤں. محبت نرسری کا نصاب تھا. زبردست. ایک چھوٹا سا کلام ہے اگر آپ اجازت دیں. نہیں آپ کو ہم نے منع کیا یہ میری اپنا ہی ہے. محبت نرسری کا نصاب تھا. واہ جی واہ. محبت نرسری کا نصاب تھا، وہ بھول بیٹھے تو یاد آیا. واہ. محبت نرسری کا نصاب تھا، وہ بھول بیٹھے تو یاد آیا. مجھے کب انکار تھا ساقی سن. واہ جی. اپنی قسمت کے کھوٹے پیمانوں سے. مجھے کب انکار تھا ساقی سن، اپنی قسمت کے کھوٹے پیمانوں سے. میں نے مٹی پہ لکھا محبت، میرا خانہ ادھر بھی خراب آیا. اوئے ہوئے زبردست. مجھے کب انکار تھا ساقی سن، اپنی قسمت کے کھوٹے پیمانوں سے. میں نے مٹی پہ لکھا محبت، میرا خانہ ادھر بھی خراب آیا. محبت نرسری کا نصاب تھا، وہ بھول بیٹھے تو یاد آیا. بھیگی رت میں کھنکتی چوڑیوں نے. بھیگی رت میں کھنکتی چوڑیوں نے. بھیگی رت میں کھنکتی چوڑیوں نے خواب سارے ہی چھنی کر دیے. پائل ٹوٹی پاؤں جلے ڈر گئی. پائل ٹوٹی پاؤں جلے ڈر گئی. فرش پر اپنا عرش غافل آیا. محبت نرسری کا نصاب تھا، وہ بھول بیٹھے تو یاد آیا. کچی دیوار کے سائے میں سانس لینے کو بیٹھی 2 گھڑی. کچی دیوار کے سائے میں سانس لینے کو بیٹھی 2 گھڑی. وہ سنتا نہیں وقت سمجھتا نہیں، ہوا نے پلو گرایا تو یاد آیا. محبت نرسری کا نصاب تھا، وہ بھول بیٹھے تو یاد آیا. جانے والے کا جانا جاتا نہیں، جانے والے کا جانا جاتا نہیں. گردش ایام میں صبح و شام میں سرخ ہونٹوں سے ہنستے ہوئے نسرین اشک آنکھوں میں آیا تو یاد آیا. محبت
नर्सरी का निसाब था। वाह जी वाह, जबरदस्त याद जबरदस्त, बहुत खूब। और 2 घड़ी साथ हम यहाँ भी ले लें, और इसलिए छोटी सी एक ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। लगता है गीत गाना या जैसे अब है, और आपने भी कहा लास्ट में आयशा में एक सुनाऊंगी, तो सराकी नहीं सराकी विषय में है हम, तो जाहिर है वो चीज सराकी तो हुई मिट्टी बोली है ना, है हमारे इलाके को। बिल्कुल सारी जबानें देखिए आयशा अपनी है, लेकिन जो मदर लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ी सी मिठास आपको ज्यादा महसूस होती है, चाहे आप पंजाबी हो, बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग हो, सराकी हो, तो अच्छा रहता है ना। तो आपका शो भी तो ऐसे रहा था, मॉर्निंग शो जो आपने वहाँ किया रेडियो पे, तो सराकी में करती रही? हाँ, वो सराकी था हमारा मॉर्निंग शो। इसके अलावा उर्दू प्रोग्राम्स भी हैं हमारे, तो असाइनमेंट्स चेंज होती रहती हैं। तो ये नहीं है कि बंदा नहीं कर सकता, सराकी बोलने वाला भी। हम डॉक्यूमेंट्रीज भी करते हैं, मुजाकरे भी करते हैं, यूथ का प्रोग्राम मैंने हम लोग तो कर लेते हैं, उर्दू में बोल लेते हैं। ये मजे की बात है, जरा उर्दू स्पोकन भाइयों को तो बोलो, बहनों को तो बोलो यार, थोड़ा सा तो सराकी में बोल दो। हाँ जी। तो कहते हैं यार, ये डू पे अटक जाते हैं। जब हम कहते हैं ना दो, तो वो कहते हैं डू, या ये सराकी के लफ्ज डू। ये मैं आज बता रही हूँ कि किधर जाकर आप लोग अड़ते हैं। कुछ लफ्ज ऐसे हैं सराकी के जो हमारे शुरू से ही हमने सीखे हैं, ढा और ये जो होते हैं डू या डू, अब उनको कहेंगे तो कहते हैं डू 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 करते रहेंगे। तो लफ्ज डू होता है, डू नहीं होता, मजे की बात है। तो ये बात है कि हम लोग तो फिर भी अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत कुछ सीख भी जा रहे होते हैं और सीखने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे पश्तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल लैंग्वेज होगी, सीखना बड़ा औखा काम है। तो पंजाबी के लफ्ज लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, कोशिश करना चाहिए, सीखना चाहिए, ये तो मजा है ना। अगर इंटरेस्ट है तो फिर कुछ ना कुछ बंदा सीख ही जाता है। तो और लैंग्वेज में भी कोशिश की, या उर्दू और सराइकी और इसमें ही? नहीं, पश्तो में मैंने कोशिश नहीं की। आपने पश्तो की बात की, मैंने कोशिश नहीं की कि मैं पश्तो सीखूं। जबान सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि उन लोगों में जाके रहना शुरू कर दें। हाँ, ये है, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल बहुत ज्यादा है, किस तरह की है? नहीं, मेरा ज्यादा ये लोगों से दूर भागती है। मैं जाहिर है पूरा हफ्ता तो हम बिजी होते हैं अपने काम में, तो छुट्टी के जो 2 दिन आते हैं उनमें मेरी कोशिश होती है। और आजकल तो मेरा छुट्टी के दिन भी एक शो होता है, तो वो हमने शुरू किया टैलेंट हंट का, आपकी आवाज के नाम से। ठीक है, तो वो छुट्टी के दिन ही होता है, लेकिन ये उसमें ये है कि हमारा गेस्ट ऑफ द वीक भी होते हैं, हम उसमें सिंगर्स को भी बुलाते हैं, वॉइस मेल हमारा एक सिलसिला है वो भी होता है, आज का पैगाम भी, मतलब वो बड़ा कलरफुल सा प्रोग्राम है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस भी अच्छा मिला। वो भी हमारी एसटी जो कौसर समरीन है उनकी काविश से, और भी उनकी सरबराही में अच्छे प्रोग्रामों का मयार बेहतर हुआ है रेडियो पाकिस्तान में। और रेडियो पाकिस्तान इंशाल्लाह मुल्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजीद तरक्की करेगा। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि यकीनन पहले ही रेडियो पाकिस्तान में ही जब पाकिस्तान बना तब से ही काम स्टार्ट की एक बात है। उस वक्त एक जो है लैंग्वेज पे बड़ा कंट्रोल था, आम लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, और उर्दू की जो है वो डिक्शनरी में ढूंढने पड़ते थे, वो वाले अल्फाज ही आपने बोलने हैं। और जो बिल्कुल जो है वो कहते लखनऊ वाली उर्दू या ये बड़ी काम करती है। और अब भी इन चीजों पे जो अच्छे प्रोफेशनल कंपेयर हैं हमारे, जो कंपेयर्स भी इवन, तो वो भी अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब भी रेडियो सुनने वालों की तादाद में कमी नहीं आई, और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ऐसा स्टेशन है जिसने कई आवाजें मुतारिफ करवाई, कई सिंगर्स, कई लिखारी और कई अच्छे ड्रामा निगार। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेशन है, और अल्लाह करे कि ये मजीद तरक्की करे। हम तो उसके अदना से कारकुन हैं, मैं तो हमेशा यही समझती हूँ, लेकिन ये है कि कोशिश की कि ऐसा करें कि जिससे इदारे का नाम और ज्यादा बुलंद हो, क्योंकि इदारे का नाम होगा तो हमारा होगा। हम जहाँ से, हम इदारे की वजह से है ना, इदारा हमारी वजह से नहीं है। बहुत कुछ किया रेडियो से हट के, तालीम के शोबे से भी व्यवस्था हुई, और कुछ मेंबरशिप भी मिली। वो क्या था यार, बताओ मुझे, क्या क्या किया? एजुकेशन में मैं रही। एजुकेशन की अगर बात करूं तो यूनिवर्सिटी में जाहिर है उधर मैं 2 साल गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव रही हूँ। अखबार भी मैंने एक निकाला था, और फिर वहीं से लिखने का सिलसिला मेरा जारी रहा। फिर ये है कि यूनियन में भी मैं शामिल रही, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैं रही यूनियन में, और मैं पीबीसी की पहली खातून हूँ जो इलेक्टेड हुई। तो ये एक मेरा
ریکارڈ پہ ہے میرا نام PBC کی ہسٹری میں الحمدللہ. اور یہ ہے وقتاً فوقتاً میں ایسی ایکٹیویٹیز میں بھی شامل رہتی ہوں. فریش رہتا ہے بندہ, کانفیڈنٹ رہتا ہے, بہت کچھ نیا سیکھتا ہے. اپنے آپ کو نا محدود نہیں کرنا چاہیے عائشہ کبھی بھی, گرلس کو کیا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور اس پہ ڈٹ جانا ہاں, چاہیے. اور بچیوں کو کیا کہیں گے, کیونکہ ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ بس شادی کرنی ہے, پڑھ لیا بس یہ کر لیا بس شادی کرنی ہے. دیکھیں اگر آپ کا دل کرتا ہے, آپ یہ سوچتے ہیں کرنی چاہیے شادی, گھر بسانا اچھی بات ہے. اگر آپ کے حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں یا آپ کا اپنا من کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نہیں اس کے لیے تیار تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ اس کے لیے تیار ہو شادی کے لیے تو آپ اپنا کیریئر. دیکھیں ہر انسان کی اپنی سوچ ہے عائشہ, اس پہ میں رائے نہیں دے سکتی کہ میں کچھ بچیوں کو کہوں کہ آپ جاب کی طرف آ جائیں اور کچھ کو کہوں کہ آپ صرف شادی کر لیں. دیکھیں ہر انسان نے نا اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے, تو آپ اپنے حالات کو دیکھ کے اور ادب نہیں چھوڑنا چاہیے. گھر والوں کی اگر سپورٹ ساتھ ہو تو خاتون بہت زیادہ ترقی اگر شوق ہو آپ کا, یقیناً ایک تو یہ شادی جو ہے یقیناً کرنی ہے, فریضہ بھی ہے, سنت بھی ہے, یقیناً تو پوری کرنی ہی ہے. تو میری شادی ہو گئی بہت جلدی ارلی, اور میں نے اس وقت جو ہے FA کیا ہوا تھا اور D.Com کیا ہوا تھا. تو میں اس وقت شادی کے بعد سارا میری اسٹڈی ہے, بچہ بیٹا میرا ہو گیا, میں نے جو ہے گریجویشن کی, پھر میں نے آگے تھا کہ PhD کر لو, یہ کر لو, LLB کر لو. تو ساری جو ایجوکیشن ہے, 2 بچے ہو گئے تو میں پڑھ رہی ہوں تو گھر کو بھی دیکھا. یہ نہیں کہ گھر میرا نگلیکٹ ہوا. لازمی بات ہے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, ہسبینڈ ہے, گھر ہے, کچن ہے, یہ تو ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں, پھر بچے ہیں. لیکن اس کے باوجود مجھے یاد ہے جب میرے پیپر ہوا کرتے تھے تو میں ایک پیج لے کے کھڑی ہوتی تھی یاد کرنے کے لیے, ساتھ کوکنگ کر رہی ہوتی تھی. تو یعنی سب کچھ ہم لوگوں نے کیا. ایسا ہی ہے, ایسا یہ کرنا چاہیے. میں بھی کر لوں گی عائشہ, آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہے, میں بھی شادی کر لوں گی. لیکن یہ دار کو اشارہ کافی, تو عائشہ کو اشارے دے رہی ہے, کیونکہ اشارے مجھے اب اتنے ملے نا, اب مجھے فوراً ڈائریکٹ بات تو نہیں کر سکتی, پوچھ نہیں سکتی. دیکھنے والے بھی سب اپنے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پوچھنے میں. اور یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, تو جب میرا وقت آئے گا تو میں بھی کر لوں گی. اصل میں اپنی شروع میں میرا یہی تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرتی لیٹ کرتی گئی. پھر یہ ہے کہ والدہ صاحبہ کے ساتھ میری اٹیچمنٹ زیادہ ہے, تو کچھ اس تناظر میں بھی میں چھوڑتی گئی یہ والا. مطلب بعض اوقات حالات آپ کی زندگی میں ایسے رہتے ہیں عائشہ کہ آپ کو اپنے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا جو آپ سنجیدہ ہو کے اپنے بارے میں سوچیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے اچھی بات کی, سنت رسول ہے شادی کرنا, اور انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں کبھی نہیں کروں گی انشاءاللہ. اچھا ساتھی مل گیا تو پھر دیکھیں اس وقت آپ کریں نا جب آپ مطمئن ہو کہ ہاں باقی, اور کریں تو نبھائیں. زندگی میں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے عائشہ جو آپ کو لگے کہ میں اچھے طریقے سے نبھاؤں گا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. تھوڑا ہم کچھ ایموشنل ہو جا رہے ہیں, ہم بتا دیں شکریہ ادا کر دیں. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا مل کر, پہلی ملاقات, اور بہت فرینڈلی. اور جو ہوتے ہیں ریڈیو سے منسلک لوگ یا جو ہم بات کرتے ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو فرینڈلی ہوتے ہیں. اور میں تو روحی سے بہت محبت کرتی ہوں, کیونکہ یہ چینل بھی وسیف کی آواز بنا ہے, اور پروفیشنل وے میں اس کی ٹرانسمیشن میں اکثر دیکھتی ہوں اس چینل کی. تو آپ کی پوری ٹیم کو بھی شاباش اور مبارکباد. آپ کو بھی, آپ اتنے فریش موڈ میں, اتنے اچھے انداز میں صبح کا مارننگ شو کرتی ہیں, تو اللہ کرے آپ اس ادارے کے لیے ایسے ہی کام کرتے ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. میں چلی جناب حبیب کوکنگ اینڈ بناسپتی کے کچن میں, اور آج ماسک نا میچنگ ہو گیا. مزے کی بات ہے, یہ کم ہی ہوتا ہے کہ جو ہے سوٹ کے ساتھ میچنگ ہو گئے. آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے یار. آج کل جو ہے وہ دیکھ رہی تھی برائڈل جو ہے شادیاں جو ہے نا چھوٹے لیول پہ جو ہے نا آج کل اسٹارٹ ہو گئی. تو پہلے بھی ہو رہی تھی, چھپ چھپا کے ہو رہی ہوتی تھی. تو ماسک کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے. 15-15 ہزار کے 20-20 ہزار کے ماسک بن رہے ہیں. تو یہ بھائی جو ہے ہانڈی جو ہے تیار کر چکے ہیں, یہ نظر آ رہی ہے, یعنی کہ یہ آپ کو جو ہے ڈسپلے نظر آ رہا ہے. تو کون سی ہانڈی ہم نے بنائی تھی؟ ہم نے اچاری ہانڈی بنائی تھی,
और अगर हांडी में पकाते तो क्या बात होती, क्या मजा होता। हम लोग कहते रहते हैं ना किसी दिन छोटी सी जो हांडी हमें नजर आती है होटलों में, वो पहले होती है बाद में उसमें डाल दिया जाता है, ये बताएं इसका क्या है? जो होता है वो पहले तो कढ़ाई में बनती है, फ्राई पैन में बनती है, उसके बाद उसमें हम डालते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें पकाई नहीं जाती हांडी, ये बताना बहुत जरूरी है। तो हम जाते हैं होटल वगैरह में तो यही देखते हैं यार, हांडी जो है ना, अगर हमने कोई भी ऑर्डर की है तो जो मट्टी की हांडी है उसमें बन के आ जाती है, तो हम कहते हैं यार इतनी कैसे पकती होगी छोटी सी हांडी तो ये मेरे का आज पूछ लूँ आपसे कि वाकई जो है उसमें पकती है तो नहीं अलग से हम बनाते हैं और उसमें बाद में जो है कि उसमें डालते हैं। ठीक। तो सर्दियों में थोड़ा मसला होता है, उसमें पहले हम गर्म पानी डाल के रख देते हैं बॉयलर से, उबलता हुआ पानी उसमें डाल देते हैं, वो गर्म हो जाती है, उसके बाद उसमें कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो डाल देते हैं। तो शुरू में जब सर्दी शुरू होती है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं कि बाद जो शेफ होते हैं वो भूल जाते हैं कि यार ये खाना क्या कंप्लेन होगी, ठंडे की कैसे होगी, मैंने तो ताज़ा बनाया था। ठीक है। वो बाद में इनको रिपीट नहीं याद आता, वो पिछले साल में तो हम बॉयल पानी डाल के उसको गर्म करते रहे, तो वो सर्दियों में थोड़ा उसका मसला होता है हांडी का इस्तेमाल करना। गर्मियों में तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, ऐसे उसके अंदर जो है कि ठीक है डाल के। ठीक है जी, बहरहाल हमारी जो है मजेदार अचारी हांडी तैयार हो गई और नाज़रीन हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश फिर। और जी बिल्कुल 10 अगस्त से जो है रेस्टोरेंट जो होटल्स हैं खोल दिए गए हैं और बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो टेक अवे का सिलसिला जारी और सारी था, बच्चा पार्टी जो है घर में है और खाने मंगा लिए जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो सिलसिला रोज़गार है वो इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। और बहुत सारे लोग जो है इस पेंडेमिक में, जब हम कोरोना की बात करते हैं, बेरोजगार भी हुए, जॉबलेस हुए, जो हमें रोड्स पर मास्क बेचते हुए नजर आए। तो इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं रेस्टोरेंट मैनेजर भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, मोहम्मद सज्जाद मलिक साहब हैं, इनको हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया और पहले तो मुबारका। आखिर जो है बिल आखिर 5 महीने के बाद जो है रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह जो है खोल दिए गए हैं, तो क्या SOPs पर अमल किया जाएगा, क्या कहा गया, क्या लगता है कि वाकई अमल होगा या नहीं होगा? नहीं, जिस हवाले से ये किया गया है, रेस्टोरेंट वाले ने सब ने एक इत्तेफाक किया है कि हम इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे, सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह और अपने स्टाफ को जो है ना प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना के और गेस्ट के साथ डिस्टेंस रख के हम अपने आप को बिजनेस को जो है ना वो फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और चल भी रहा है और इंशाल्लाह चले भी गया, इंशाल्लाह हमें पर उम्मीद है। तो बाकी मैरिज हॉल जो है ना वो हमें उम्मीद थी 10 अगस्त से वो भी ओपन हो जाएंगे, बट वो ओपन नहीं हो सके। हमारी कोशिश है जल्द से जल्द ओपन हो जाए, जो हमारे कुलीग बेरोजगार हैं वो भी उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाए। इसमें से काफ़ी लोग मुंसलिक होते हैं, इसके साथ स्वीपर होते हैं, उनके साथ वेटर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, एक चेन बनी हुई होती है इसके साथ। वो 5 महीने से ऐसे बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं ये कब गवर्नमेंट ओपन कर रही है। तो हमें खुशी होगी गवर्नमेंट हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको जो है ना ये मौका दे। रेस्टोरेंट तो ओपन हो गए हैं, मैरिज हॉल भी ओपन होने चाहिए और जल्द से जल्द जो है ना ये ओपन होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि अब रेस्टोरेंट खोल दिए गए 10 अगस्त, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और अक्सर लोग जो है, अक्सर दोस्त लोग जो है मुझे भी मैसेज कर रहे थे, आयशा कब से कर रहे थे, बहुत लोगों ने जो है होटल इंडस्ट्री में आए और नया उन्होंने खोला हुआ था काम, तो आयशा आए, विजिट करें और देख जाएं। तो थैंक यू आप लोगों का भाई। लेकिन अभी भी मैं एहतियात ही कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि सैर सपाटे खोल दिए गए और आप देख लें कि लोग जो है नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं। फोर्ट मनरू का आप हाल देख लें, वहाँ जो है कल भी न्यूज़ थी 48 घंटे से जो है रोड ब्लॉक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन से मैं अवॉइड करती हूँ यार, जो है
कोशिश करनी है कि भाग नहीं पड़ना। अगर वो जो है ना खोल दिए गए हैं आपके लिए, गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है कि आप लोग जो है आपके बिजनेस बहाल कर दिए गए, तो आवाम को थोड़ा सब्र से काम लेना है, ठहर जाए आप, कुछ दिन बाद चले जाइएगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो हम तो ऐसे जैसे तरस रहे थे, पता नहीं कब होगा, कब खुलेंगे और हम जाएंगे। ऐसे मैम, ऐसी हमारी आवाम ऐसी है, अभी तो कोरोना खत्म नहीं हुआ बिल्कुल, अभी तो हमें इसकी बहुत वो केयर करनी चाहिए, इसको अभी जो है ना अभी बिल्कुल भी फिनिश नहीं हुआ। तो हमारी आवाम, मैं कल भी न्यूज़ पे देख रहा था, ये कोट मंडू की तरफ से और मर्री की तरफ से इतना रश है, रोड ब्लॉक हुए पड़े हैं, तो ये स्टेप बाई स्टेप जाना चाहिए और इतना रश नहीं करना चाहिए। हर घर में क्वालिफाइड पर्सन है, हर चीज़ को देख पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। अब वो गवर्नमेंट इसके अलावा और क्या करे? गवर्नमेंट ने जो 5 महीने से बंद किया हुआ था वो हमारी ही उसके लिए किया हुआ था, आवाम के लिए ही किया हुआ था कि इस वबा जो है फैले ना, वो हमारे ऊपर वो अच्छा एक इकदाम किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो है ना ये बीमारी ज़्यादा फैलेगी तो हमारे घर के अंदर ज़्यादा वो हो जाएगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो है ना वो जो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे जो सब काम ये जो बंद किया गया हमारी बेहतरी के लिए किया गया। बिल्कुल, और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी वैक्सीनेशन जो है ट्रायल के मरहले से गुजर रही है, अभी डिफरेंट कंट्रीज में ट्रायल हो रही है और अभी वहाँ भी वैक्सीन नहीं आई, यहाँ तो अभी दूर की बात है, हमारे मुल्क में पहुँचने में कुछ टाइम लगना है। तो भाई लोगों बहनों, कुछ अगर टाइम इंतजार कर लिया जाए तो यार कोई फर्क नहीं है। जहाँ 5 महीने हमने इतनी ज्यादा केयर की, अपना ख्याल किया, बच्चों का ख्याल किया, अवॉइड किया मिलने जुलने से, तो अगर कुछ मंथ और करना पड़ जाता है तो कोई फर्क नहीं। जिंदगी तो बहुत सारी है, वो कहते हैं ना जिएंगे तो हम जिंदगी को एंजॉय करेंगे, जब हम जिएंगे नहीं, जब हम हयात ही नहीं होंगे तो फिर हम कैसे एंजॉय करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे घूमने फिरने। तो यारा मैं यही कहूंगी, बराए मेहरबान ख्याल रखें, ना भागें, और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं तो पागलों की तरह ना भागें, आहिस्ता जाएं और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस रखें। और ये जरूरी है, जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनको ख्याल रखना चाहिए, ऑनर को, कि एक टेबल दूसरी टेबल से फासले पर हो। जो फासला है, क्योंकि एक फैमिली मेंबर ही जाकर जो है खाना एक टेबल पर खाते हैं, और बाकायदा जो है कहते हैं ना जैसे उनका शद्दियात है उनका इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो है जो उठती है फैमिली, दूसरी अगर फैमिली आकर बैठती है तो कोई ऐसा ना हो, ऐसे बिल्कुल टेंशन और डर जो है। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसकी केयर करनी चाहिए। हम भी रेस्टोरेंट में खड़े होके, हम भी शादी हाल में खड़े होके हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। गेस्ट को हमें बैंकेट हॉल जो है बंद है, अभी शादी हाल अभी बंद है, बिल्कुल ऐसे। तो क्या आप लोगों का मुतालबा है कि उनको भी खोल दिया जाए, और क्या SOPs होंगे अगर खोल दिया जाए? क्योंकि शादी हॉल में तो इकट्ठे होते हैं सारे हॉल लोग, टेबल अलग बहुत कम होती है, और रिश्तेदार होते हैं, फैमिलीज होते हैं, दोस्त मिलते हैं, कहाँ से कोई दूर से आ रहा होता है क्योंकि इस इलाके में, तो वहाँ तो बहुत मुश्किल है अगर हम सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर इसको किए जाए तो इसमें दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती। इंसान को अगर हम पहले कोई 10 का टेबल लगाते थे या 11 का टेबल लगाते थे, अभी हमें 6% का टेबल लगाना चाहिए, ठीक है, या 4% का टेबल लगा के उसके ऊपर जो है ना प्लान को चेंज करना है, और उसके अंदर गैप होना चाहिए प्रॉपर, उसके ऊपर सैनिटाइजर पड़ा होना चाहिए, मास्क वगैरह होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम करने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट हमें अलाउ करें, इंशाल्लाह हम इसको जो ऊपर फुल जो है इसके ऊपर हम वो करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, और ऐसे हम जो है ना ये इसको फॉलो करेंगे और फॉलो करवाएंगे गेस्टों से। हमें एक बार मौका दिया जाए, हम काफ़ी दिनों से 5 माह से जो है ना हमारा जो है ना ये सारा सिस्टम रुका पड़ा हुआ है, हमारे जब मजदूर तक बैठे हों और उनके हमारे दिन में कई कालें आती हैं, हमने कर अब पिछले दिनों 10 अगस्त को जैसे वो मीडिया पे चल रहा था अभी ओपन हो गए हैं, क्लब भी ओपन हो गए हैं, तो हमें कालें आने लग गई। बाद में ये बताया गया कि अभी नहीं, ये 15 सितंबर से पहले नहीं हो रहा। तो हमारी कोशिश तो यही है कि पहले हो जाए, क्योंकि जो बेरोजगार हैं वो उनके घर वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, और बच्चों के लिए दूध भी उनको रिक्वायर्ड होता है, और वो बहुत उनके लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। और वो एक लड़का आता है, वो उसकी सैलरी मिनिमम 18 से 20 हज़ार होती है, वो उसको सिस्टम में लेके आता है, जब उसको वो नहीं मिल रही 5 महीने से, उसका कैसा हाल होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहाँ से? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेली वेजेस पे हैं, ये भी देख लेना, ये नहीं है कि पर मंथ, मेरा ख्याल इस पे तो ज्यादातर इंडस्ट्री में जो है ज्यादातर
शेफ के अलावा जो है, जी, शेफ जी, तो आपके लिए कि उनकी सरमाया है, वो जी, परमानेंट होते जी, हैं, उनको तो चाहे काम हो या नहीं हो, उनको उन्होंने हर माह जो है सैलरी देनी है, क्योंकि जो है एक्सपर्ट जो है शेफ बड़े ओखे ओखे मिलते हैं, जैसे कि तनवीर भाई हमें ओखे ओखे मिले तो बहुत कम होता है। शेफ की डिमांडें बहुत होती अरे हैं, शेफ की डिमांड बहुत जी, होती yes, है। वो अपनी तरफ से अपनी डिमांड करते हैं, हमें इतने सैलरीज चाहिए, ओए होए। हमें इतनी फैसिलिटीज चाहिए, हमें लेकिन हमारे तनवीर भाई बहुत सादा है, बहुत सादा है, बहुत अच्छे हैं, और इस टाइम भी किचन में मसरूफ है। थोड़ी देर बाद फिर हम किचन में जाएंगे, और आपको पता है कि बेक पार्लर का जो है किचन जो है सजने वाला है। जल्दी जल्दी से जो है बेक पार्लर का जो है कोई भी आप रेसिपी ले लें। आज फिर जो है, कल मेरे जैनू को नहीं बनाया, यहाँ जो बने में ले गई, जैनू को मैंने खिलाया, और जैनू मुझे कहते मम्मा इतनी टेस्टी तो मैंने कहा हाँ यार, ये तेरी मम्मा को नहीं बनाने आते और वैसे दो तरह की रेसिपी के जो साशे उसमें मौजूद होता है, तो ये टेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि तनवीर भाई ने यहाँ सिखाया था, और यहाँ क्रीम का भी साथ साथ इस्तेमाल किया, कुछ इंग्रेडिएंट्स बढ़ा दिए जाते हैं, तो इससे जो है वो जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, वो आपको ज्यादा पता है तो हमारे साथ जो ना बिल्कुल एक और गेस्ट आ चुकी हैं, हमारे साथ एडवोकेट नसरीन अशरफ हैं, मार्केट के साथ नरीन अशरफ हैं, और जो कि चेयरपर्सन है नेशनल IH की एंड और ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन राइट की जो है कमिश्नर भी है, और इनको हम वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत ऐसा माजरत के साथ ये हो जाता है कभी कभी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नरीन, तो ये बताएं क्या हो रहा है, और क्या चल रहा है, और आजकल जो है मसरूफियत क्या है? इस पेंडेमिक में सुकून था, सुकून प्रोग्राम था, कहते ना ठंड प्रोग्राम था, या काम चल रहा था? पूरे हमारे शहर में क्या, पूरी दुनिया में यही सूरत हाल थी। बेसिकली मेरा ताल्लुक वकालत से है, बिल्कुल, और मैं मुख्तलिफ NGOs के साथ एज ए लीगल एडवाइजर काम करती हूँ, और खास तौर पे ह्यूमन राइट्स के लिए मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ। आपको पता है कि मैं चेयरपर्सन हूँ ह्यूमन राइट्स की और नेशनल कमीशन की, तो इस हवाले से भी मेरा ख्याल में आप जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, जो हालात हैं, हालात और वाक़यात के मुताबिक आपको काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल, अपने हिस्से की शमा जो है वो जलाते जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं सोचे कोई प्रोजेक्ट आया है ठीक है, नहीं आया, जहाँ पे हैं आप बस काम करते जाए, काम करते जाए, काम करते जाए। अच्छा, खवातीन के लिए जब क्या बात करते हैं, एडवोकेट जो खवातीन है, वकला जो खवातीन है, उनके लिए कितना मुश्किल है कोर्ट कचहरी में काम करना। आपको तो माशाल्लाह एक अरसा हो गया है, तो मैं तो ज्वाइन करते करते पीछे हट गई ना कि नहीं यार, मेरे लिए मुश्किल है, हालांकि लॉ की डिग्री भी ली, सब कुछ किया, लेकिन फिर मैं दूर हो गई कि यार नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कितना मुश्किल है यार एडजस्ट होना इस माहौल में, ये बताओ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने अपने काम पे तवज्जो रखनी है, हाँ, बस फोकस अपना काम, फोकस अपने काम पे रखे। लेकिन मर्द हज़रात की तादाद ज्यादा है, आप देख लें एक सीट पर जब हम जाते हैं तो दो तीन खवातीन, इससे ज्यादा, इससे भी बल्कि कम होती हैं बात सीटों पर मर्द हज़रात की तादाद। और बाज़ औकात जो है लगता है कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना मर्द हज़रात डोमिनेट कर रहे होते हैं, और खवातीन को आगे आने में थोड़ी दुश्वारी होती है। तो क्या समझती है, वाकई ऐसी होती है? मसले हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, सिर्फ जुडिशरी पे ऐसा नहीं है। हाँ, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि यहाँ पे जो पॉजिटिवली काम करते हैं उनकी तादाद ज्यादा है, ठीक है, और जिन्होंने काम करना है ना, तो उनके लिए सिर्फ काम ही उनकी तवज्जो उसी पे ही होती है, फालतू बातों पे नहीं होती। और जिन्होंने कुछ नहीं करना होता वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो ना दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने काम पे फोकस रखें। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही होती है उनकी तरफ आपकी तवज्जो जाए। ठीक है, काम पे फोकस रखिए, और फिर देखिए कि आप अपने नाम कैसे बना पाते हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं, तो जिन्हें जो काम कर रही हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी सही तरह से पूरी कर रही हैं? आप क्या समझती हैं, या सिर्फ जो है नाम ही होता है? बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, ये तो आप क्या समझती हैं? नहीं, सिर्फ नाम नहीं होता, काम भी होता है। हाँ, होता है। देखिए, बात वही आ जाती है कि कहीं पे हालात और वाकयात साजगार नहीं हो पाते, बिल्कुल, तो कहीं पे तो आपको रिजल्ट फुली मिल जाता है, और कहीं पे कुछ परसेंटेज कम हो जाती है।
لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو آج کل یہاں پہ ہے، آپ کو پتہ پنجاب میں تو این جی اوز کا جب سے یہ جو رجسٹریشنز ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں، اس کے بعد سے کام کچھ کم ہو گیا، ختم نہیں ہوا، کم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی خواتین کے لیے، بچوں کے لیے جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ یہیں کام کر رہے ہیں. یہاں غربت ہے، بے روزگاری ہے، کہیں کہا جاتا ہے یار بیکورڈ لوگ رہتے ہیں یہاں کچھ لوگوں نے تو عجیب کنسیپٹ بنایا ہے یہاں تو یہ تو دیہات ہے. ملتان کو دیہات کہتے میں حیران ہوتی ہوں یار، ملتان ایک بہت بڑا شہر ہے، بگ سٹی میں شمار ہوتا ہے، اس میں یہ دیہات نہیں ہے. تو کیا کہیں گے یہاں کے جو لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے یہاں کے لوگ جو ہیں بہت سارے معاملے میں پیچھے ہیں، ایجوکیشن کے معاملے میں ہے، روزگار کے معاملے میں اتنے مواقع کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے نا. انڈسٹری ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹریل ایریا ہے تو یہاں بہت سارے لوگوں کو جو ہے کھپت ہو جاتی ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا چیز نظر آتی ہے جنوبی پنجاب میں آپ کو جسے جو ہے بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اوپر لے کے جانے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ؟ اس حوالے سے خاص طور پہ ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے غربت ہے. بالکل. اور لوگوں میں شعور نہیں ہے، شعور بلڈ اپ نہیں ہو پایا. بالکل. یعنی ہم اچھی طرح سے موبلائز نہیں کر پائے. یعنی کنویں کا مینڈا بن گئے. ہم لوگوں کو جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہم فلی طور پہ ہم موبلائز نہیں کر پائے، یعنی لوگوں کو سینسٹائز ہی نہیں کر پائے. جب تک لوگوں میں شعور نہیں آئے گا وہ سوچیں گے نہیں. بالکل. سوچیں گے تو پھر کچھ کریں گے. تو یہ ساری باتیں ضروری ہے اس طرف توجہ دی جائے. اور پھر ہم لوگوں کے یہاں کا جو ایریا ہے وہ عجیب سے ہی ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کو نہ پڑھایا جائے. ابھی بھی اس وقت تک کہ بیٹیوں کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے آج سے دیکھیں، آج سے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تب بھی یہی صورت حال تھی اور اب بھی یہی حال ہے. چھوٹی سی عمر ہے، ٹھیک ہے، بچی کو پرائمری تک پڑھایا ہے، اس کے بعد وسائل نہیں ہے تو انہوں نے کہا ضرورت کیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے کون سی نوکریاں کرانی، شادی کر دینی، اللہ اللہ خیر صلاح. اور جب اگر دیکھا جائے تو اگر ہم رسول پاک کے دور میں جاتے ہیں تو ان کی حدیث کے مطابق دیکھیں ہماری جو امہات المومنین تھی ان کو بھی تعلیم دی گئی، بلکہ وہ ایز اے ٹیچر انہوں نے کام کیا. صحابہ کرام کو آپ یہ دیکھیں حدیث وغیرہ اور قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر وغیرہ کی تعلیم دی خواتین ہو کے مرد حضرات کو. اگر ہم اب اسلام کی طرف آ جائیں، اگر ہم اسی کو فالو کریں، قرآن پاک کو فالو کریں، تو میرا خیال میں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی بھی کسی طرح کا کوئی اندھیرا رہ نہیں جائے گا. بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ. ہم اپنی اسلامی تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے پا رہے. اور جہاں پہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، تو اس بات میں اگر 100% نہیں تو 75% ہے. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، ہم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. جب ہم یہاں آفس آ رہی تھی میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، اور اگرچہ میں ماسک کے بغیر تو گھر سے نکلتی ہی نہیں، میں سچی بتاؤں آپ کو. تو آج کل میرے ہسبینڈ نے کہا بھائی دیدی بہت ہو گیا، تو میں یہ ڈیوٹی نہیں نبھا سکتا، آپ ایسا کرو اپنا کوئی انتظام کر لو. تو میں کبھی جو ہے کار جو ہے مجھے کبھی تو کوئی نہ کوئی ڈرائیور مل جاتا ہے، کبھی نہ ملے تو مجھے خود ہی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. مجبوری ہے یار، جاب تو جاب ہے کرنی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں. اور یہ روایت، یہ کلچر کب ختم ہوگا جب ایک عورت جو ہے کمفرٹیبل فیل کر کے باہر نکلے گی؟ جبکہ میں تو ماسک کے بغیر نکلتی ہی نہیں ہوں. تو نقاب ہی سمجھ لیں اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حال ہے. یہ شعور کب آئے گا ہماری قوم میں، ہمارے بچوں میں؟ کب سمجھیں گے، کب عزت کریں گے، کب رسپیکٹ کریں گے؟ جیسے اپنی بہن کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ باتیں بھی اچھی نہیں لگتی جو پہلے خواتین بول رہی تمہاری ماں بہن نہیں ہے گھر میں تمہیں. ابھی آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا، کل میرے کیسا بہاڑی میں ابھی ہم گاڑی میں ہی بیٹھی تھی، سامنے سے ایک حضرت آئے، ڈرائیو کر رہے ہیں، بھائی آپ جاؤ. نہیں، انہوں نے باقاعدہ اسٹاپ کیا اور یہ اٹھ کے دیکھا، پتہ نہیں جیسے ہم کسی دوسرے سیارے سے آئے. اور یہ ہے جو خواتین یہاں ڈرائیونگ کر رہی تھی ان کو ایسے ہی سامنا کرنا پڑتا ہے نظروں کا. اچھا. ہاں. اب
उनको अगर अब हम इसी बात पे आ जाए, हमारे रसूल पाक से एक दफा एक सहाबी ने पूछा कि ये तो मेरे इख्तियार में है कि मैं अच्छा करूं, लेकिन मैं ये कैसे, ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है कि सामने वाला मेरे साथ अच्छा करे। तो उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अच्छा करो, अल्लाह आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। बेशक, ठीक है, तो उनके लिए इतनी बात बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों को कोई ना देखे, तो आप भी जरा थोड़ा ख्याल कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट करें। और अगर एक औरत मैं कहती हूँ मजबूरी होती है यार, आजकल जितनी महंगाई है, जरूरत है, नीड है, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जितनी ज्यादा महंगाई है हमारे मुल्क में, जिस तरह हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, बेहतरीन लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो इसमें अगर औरत अब बढ़ के आती है, अपना हाथ बटाती है, तो यार आप उसको वेलकम कहो, उसको एप्रिशिएट करो कि तुम्हारी हिम्मत है, तुम आती हो, तुम काम करती हो। तो ऐसा नहीं है, ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसकी कमी है कहीं ना कहीं हमारे माशरे में, इस चीज की कमी है। क्योंकि अब जो हम बात करने वाले हैं, आज़ादी आने वाली है, तो हम आज़ादी की जब बात करते हैं तो यकीनन हम कहेंगे कि यार हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे ना, क्या क्या कर सकते हैं, यही सवाल है। और इन दिनों मेरा यही सवाल चलता रहेगा कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने तो वो कुर्बानियां दी जो हम नहीं दे सकते। जाने कुर्बान की, घर कुर्बान की, यार अपने रिश्ते कुर्बान की, सब कुछ किया, सब कुछ कितने बेयारो मददगार होकर आए, लेकिन अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, कुर्बानियां दी। तो हमने तो वो देनी नहीं, हमारे पास तो वो बनी बनाई खीर जो है मिल गई, पकी पकाई, उसी की हम कदर नहीं कर पा रहे। हाँ, उसी को हम खूबसूरत नहीं बना पा रहे। हमें एक छोटा सा घर मिलता है तो हम उसको कितनी अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं। बिल्कुल। हम अगर समझ लें कि ये पूरी दुनिया हमारा घर है और उसमें हमारा ये मुल्क एक छोटा सा एक घर है, बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, तो हम उसको सजाना चाहेंगे, हम उसको अपना समझ ही नहीं रहे। हम उसको अगर हम अपना समझे तो हम ऐसा कुछ करें ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है। सजाद बैठे हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ये सवाल जो है पूछूंगी, तो हम क्या कर सकते हैं यार अपने मुल्क के लिए। अगर रियली हम बात करते हैं इंसान तौर पर, तो हर बंदा बहुत कुछ कर सकता है। और कल मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ रही थी, मैं यकीनन चाहूंगी मैं शेयर करूंगी। तो एक शख्स की कल बर्थडे है थी, तो उसने कहा मैं इसको इस तरह सेलिब्रेट करूंगा कि मैं अपने मुल्क में पौधे उगाऊंगा, जाकर एक बीज डालूंगा या एक गमला उगाऊंगा, मैं समझूंगा कि ये मेरी सेलिब्रेशन है, ये मेरी खुशी है। तो वो तो अपने उसके खुशी पे वो यही कह रहा है। अच्छा, इस पर बात मजीद भी करते हैं। और जी बिल्कुल हमारा जो है ब्रेक पार्लर का किचन सज चुका है और भाई रेडी हो चुके हैं, कुछ कट कट की आवाजें आ रही हैं। तो आज देखते हैं कि क्या बनाने जा रहे हैं। वैसे तो पता है आपको कि मैक्रोनी बननी है, लेकिन जो है उसकी 26 रेसिपी हैं, 26 रेसिपीज हैं। तो आज कौन सी अप्लाई कर रहे हैं? 2 in 1 मकरोनी मिसाला मिक्स साशे शामिल है, टिक्का मकरोनी है, मलाई टिक्का मकरोनी है, चिकन जिंजर मकरोनी, बिहारी बोटी मकरोनी है। और क्या बनाने जा रहे हैं, यानी कि बन तो मकरोनी रहा है, पर टेस्ट क्या होगा आज, रेसिपी क्या होगी वो बताएं आज हमें। एग मसाला मैक्रोनी की। वाह जी वाह। तो अंडे हमने कर लिए है बॉयल, ठीक है। तो हमने प्लेट भी इसकी लगा दी है, ठीक है। प्लेट लग चुकी है। एग की जैसे नाम दिया रहा है, जैसे एग का नाम दिया रहा है, तो एग को अंडे हैं बॉयल। वाह जी वाह। मसाले हमारे पास ये तैयार हैं। हाँ ठीक है जी। और हमारे पास 1 कप दही है, ठीक है, हाफ बॉल ये टमाटर पेस्ट है, ठीक है जी। और मैक्रोनी हमारी तकरीबन 5 से 7 मिनट में बॉयल हो जाएगी। ठीक है, अभी टाइम है। हाँ जी। तो अभी हम इसको शुरू करेंगे, बनाएंगे। जैसे ही ये बॉयल होती है तो फिर हम फौरन इसको तैयार कर देंगे। तो इसमें जो मसाला जात है वो मैं आपको बता दूं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है जी। ठीक है, आसानी से पहले ये बता दें, एक तो इसमें एग डाला आपने, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो है मैक्रोनी है आपने बॉयल करने रख दिया जी, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये बॉयल अंडे बॉयल करने हैं, ये भी 5 से 7 मिनट में बॉयल होते हैं। 4 हमने अंडे लिए, जिसमें से एक को हमने चॉप करके रख लिया है, ठीक है जी।
اور ہمارے پاس ابھی 2 ثابت پڑے ہیں جو ہم نے چاپ کیے ہیں. جب ہم مسالہ تیار کر لیں گے تو مسالے کے اندر یہ ہم ڈال دیں گے تاکہ مسالے کے اندر اس کا جو روما ہے انڈے کا تو وہ بھی اس کے اندر آئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ والے جو انڈے ہیں جب ہم میکرونی بنا لیں گے اس کے اندر ہم یہ اس کے پھول بنا کے انڈے کے وہ اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی ایک اچھے طریقے سے نظر آئے. ٹیسٹ تو آئے گا لیکن پریزنٹیشن کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس کا ایک کلر خوبصورت ہونا چاہیے, پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے, اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے چیز کا, تو پھر وہ چیز بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے کھانے کے لیے نا کہ پریزنٹیشن ہو. تو اس کے مسالوں کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہم جو ہے کہ یہ ہمارے پاس زیرہ ہے اور دھنیا ہے, کرش زیرہ, کرش دھنیا, گرم مسالہ ہمارے پاس ہے, یہ ہم ڈالیں گے. ٹھیک ہے. ہاف بول ہمارے پاس ٹماٹر پیسٹ ہے اور 1 کپ ہمارے پاس جو ہے وہ دہی کا ہے. اس میں ہم کرش چلی ڈالیں گے, ہلدی ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے, چکن پاؤڈر ڈالیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہماری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم انتظار کرتے ہیں ابھی اس کو بوائل ہو جائے. یہ جناب جی بیس پاؤڈر جو ہے بہاری بوٹی میکرونی ہے, یہ بھی جناب ایک وہ ہے ریسپی ہے, آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بتا دو کہ یہ جو ہے 4 افراد کے لیے ہے, ویسے 6 سے 4 افراد جو ہے کھا سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے ریسپی بالکل لکھی ہوئی ہے, ضروری اجزاء بھی لکھے ہوئے ہیں, ترکیب جو ہے استعمال کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے. اس کے بیک پر جو ہے ڈبے کے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے, اور آپ یہاں سے دیکھ کر ریسپی اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس شیف ہیں, ایکسپرٹ ہیں, تو ہم جو ہے ان سے زیادہ مدد لیتے ہیں. ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے بھی ہیں کہ میکرونی لینی ہے, اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے شیف کی طرح بنا سکتے ہیں. لیکن گھر میں کیونکہ آپ کے پاس کوئی شیف نہیں, آپ نے خود بنانے, آپ خود شیف ہیں, تو پھر اس میں جو ساشے مکس مسالہ ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے, جیسے کہ میں اکثر کرتی ہوں. تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مزے کا ٹیسٹ آنا ہے, ایک منفرد ٹیسٹ آنا ہے. اور جب 26 ریسیپی ہیں, یہ واضح کی بات ہے, ان کی ریسیپیز بہت زیادہ ہیں بیس والوں کی, تو آپ نے 26 ٹیسٹ کرنے ہیں اور انجوائے کرنا ہے. بچے آپ کے بہت زیادہ پسند کریں گے, تو آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل بیس پالر کے کچن میں آپ کو ویلکم کہیں گے. اور تقریباً مکرونی جو ہیں تیار ہو چکے ہیں, ویسے کافی بوائل ہو چکی ہیں. آپ اس کو اسٹین کر لیں آپ, یہ بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے اور پھر جو ہے مزہ نہیں آئے گا کھانے کا. تو جو جائے گی پھر کہیں گے شیف نے کیا کر دیا. ہاں, ہم تو ایکسپرٹ سے سیکھ رہے تھے اور ایکسپرٹ نے کیا کیا. تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں تو بھائی کبھی کبھی کچھ بتائیے گا آج. 1000 میں آج اپنی غلطیاں تو بتا دیں, آپ کیا کہاں غلطی کر جاتے ہیں. کبھی کبھی جب ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ہاں چیز رکھ کے, اپنی باتوں میں گم ہو جاتے ہیں. ہاں تو ظاہری بات ہے پھر چیز خراب ہو جائے گی. اچھا, یہ ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ, کوئی بھی بندی جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتی, گھر میں ہو باہر ہو. پروگرام کی بات کریں تو کبھی جو ہے لفظ یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں, تو یہ ہو جاتی ہیں. تو کوئی بات نہیں, یہ بھنڈ جو ہے ہوتے رہتے ہیں, تو یہی بھنڈ کچن میں بھی ہوتے ہیں, ہے نا. تو پھر سنبھال لیتے ہیں, یہی تو بات ہے ایکسپرٹ لوگوں کا, یہی تو کمال ہوتا ہے. بات کو سنبھالا, کھانے کو سنبھالا, تو ہر چیز کو سنبھالا. اچھا, میرے ساتھ جناب ریکٹ نورین ہے معذرت کے ساتھ. ان سے میں یہ پوچھتی ہوں, نورین معذرت بھی کر دی میں نے, یہ بتایا کہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کوکنگ کر لیتی ہیں, کیا ٹائمنگ ہے؟ اتنی تو لمبی ٹائمنگ ہوتی ہے کورٹ کچہری کی, کچھ وقت بچتا ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی بات, کوئی بھی کام بندہ کرنا چاہے تو اس کے لیے 2 ہوتے ہیں ایشوز, یا اس کی ضرورت ہوتی ہے یا شوق ہوتا ہے. ٹھیک, شوق ہے پھر بھی کریں گے, اور ضرورت ہے پھر تو کرنا ہی کرنا تھا. اور اتفاق سے مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے شروع سے. گڈ, زبردست. بہت کم لوگ کہتے ہیں ہمیں شوق ہے, نہیں تو بھاگتی ہیں خواتین, ہائے گرمی ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے کچن میں کام کرنا. ٹھیک ہے, تو پھر صبح پکاتی ہیں کھانا, یا واپس آ کے جو ہے آپ جو ہے دفتر کو دیکھ کے, آفس کو دیکھ کے, اس کے بعد آپ سیکنڈ ٹائم ہے نا. ورکنگ وومن زیادہ تر جو ہے سیکنڈ ٹائم ہی پکاتے ہیں, اور میرا بھی یہی حال ہے. صبح کا ناشتہ کرانے کے بعد میں بے فکری ہو جاتی ہوں, اور میں کہتی ہوں سیکنڈ ٹائم کھانا ملے گا, اس سے کبھی نہیں ملے گا, ہے نا. کام کرنے کے بعد ہر ایک کو ریسٹ چاہیے, اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے تو کیا اچھا بنا لیتی ہیں نورین؟ تعریف ہوتی ہے جس پہ بہت زیادہ. میرے ہر کھانے کی تعریف ہوتی ہے. اگر دل سے پکاتی ہیں تو اس کی تعریف ہوتی ہے. مجھے پکانا اچھا لگتا ہے, میں نے بتایا نا. ہاں, مجھے شروع سے شوق ہے, شروع سے ایسے ہے, شروع سے
स्टूडेंट लाइफ में भी पकाती थी आप भी? वाह जी वाह। स्टूडेंट लाइफ से ही मैंने कुकिंग शुरू की और आज तक भी। ठीक है ठीक है। नहीं तो अक्सर यही होता है, बच्चियों के पास टाइम नहीं। आजकल की तो बच्चियां यही करती हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो मैं अक्सर बख्तावर से जो है मैं अपनी बच्ची से नाराज हो रही थी, यार हम इस एज में क्या क्या नहीं करते थे, आटा गूंद रहे होते थे, तो सीखने का शौक होता था, यार खराब भी कर रहे होते थे, लेकिन हमारी अम्मा हमें किचन में जाने देती थी और वो बड़े खुश होती थी। चावल पकाए तो कच्चे बनाए साथ में तो ऐसा होता है ना, चावल बनाए तो कच्चे बना लिए यार, सालन बनाया तो कभी जल गया और कभी जो है इस पे फीका, जैसे अब मुझे आदत हो गई है फीका खाने की, तो उस वक्त भी यही हालत था। अम्मा कहती थी अच्छा कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, अब्बा भी खा लेते थे, मजे की बात है। अब्बा ने कभी कुछ भी नहीं कहा। आयशा ने बनाया, अच्छा गुड गुड वेरी गुड, ठीक है कि तो जारी रखो काम। तो ये हाल होता था। तो हम लोग जो है फिर इस वजह से कुछ ना कुछ सीख गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो आप बताएं आप हमें क्या सिखा रहे हैं एक्सपर्ट हमारे शेफ? डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन। ठीक है। तो इसमें 1 कप हमने डाल दिया है घी। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर पेस्ट जो टमाटर पेस्ट, टमाटर कितने लिए कुछ ये तो बता दो। माशाल्लाह एक प्याला कटोरा सा है। 6 लिए हैं। हाँ, इसकी ग्रेवी के लिए, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छी तैयार हो जाए। ठीक है। बेहतरीन किस्म की। अच्छा पहले इसमें ऑयल लिया, तकरीबन 1 कप ऑयल नजर आया। 1 कप से हाफ कप था, ये बता दें। 1 कप लिया। उसके बाद जो है अदरक और लहसुन का इसमें पेस्ट डाला, उसको सोते किया और उसके बाद में बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। जब सोते की बात करते हैं तो हल्का सा ब्राउन करना है। आपने बहुत ज्यादा वो जो जला देते हैं ना लोग, नहीं, तो इसको जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। हाँ, लाइट सा ब्राउन करना है, लाइट सा ब्राउन। और उसके बाद जो है इसमें टमाटर का जो पेस्ट बना हुआ था, जो तकरीबन 6 अदद थे टमाटर, उस पेस्ट को डाल दिया ताकि ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। और फिर इसमें मसाला जार डालने जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या मसाला डाल रहे हैं जी। 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। ठीक है जी। इसमें तकरीबन ½ चम्मच हल्दी। ठीक है, गुड। ठीक है जी। और 1.5 चम्मच इसमें हम डालेंगे रेड चिली। ठीक है। ठीक है जी। और इसमें थोड़ा सा चौथाई हिस्सा चिकन पाउडर। ठीक है, गुड। ठीक है जी। और ये हमारे पास जो मसाले थे, हमने जीरा, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला रखा हुआ था। ठीक है, ये डाल दिया, हमने डाल दिया। और ये देखो, वाह जी वाह, मजे की खुशबू आ रही। धनिया की जो खुशबू है, खुश्क धनिया जो है उसकी मजे की खुशबू आ रही है। और इसके बाद ऐसे पकाना है कुछ देर और आप इसको पकाएं, अपना काम जारी सही रखें। मैं जा रही हूँ अपने गेस्ट के पास और इनसे गपशप करेंगे, सज्जाद से पूछेंगे। माशाल्लाह ये तो रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं सारा सिस्टम को, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं एक मैनेजर के सर पर या कांधों पर? सर पर जो होती है जिम्मेदारी, अक्सर लोग सर पे चढ़ा लेते हैं, वैसे होती कांधों पर है। तो क्या होती हैं जिम्मेदारियां? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मैरिज हॉल के अंदर काम करना, सारी चीज़ों को देखना। जब हमारी कमिटमेंट हो जाती है किसी गेस्ट के साथ, तो हमारा एक टोकन मनी हो जाता है। उसके बाद हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जाती है। उसमें से कोई चीज़ भी मिस हो जाए, हमें उसके अंदर काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम बन जाता है। जैसे हमें हर किसी के साथ उसके साथ किचन में जाके चेक करना, अंदर हॉल्स के अंदर सफाइयाँ वगैरह जाके चेक करवाना, और पीछे ऑर्डर्स वगैरह कौन सा आ रहा है, कौन सा ऑर्डर अभी डिले है, कौन सा नान पहुंच रहे हैं, चिकन पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, मिसाला जात आ रहे हैं, आइस वगैरह आ रही है, कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं नहीं आ रही। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी, जब तक हम पूरी खिदमत अंजाम नहीं देंगे तो गेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगा, हमारे ऊपर मुतमईन नहीं होगा। जब हम इस तरह की सर्विस देंगे, उसी क्लाइंट में से हमारे क्लाइंट निकलेंगे। तो कितनी भागम दौड़ी होती है उस टाइम, एक फंक्शन आ जाए और जब सीजन होता है तो फिर तो ये लंच चल रहा होता है, डिनर चल रहा होता है, तो दिन में 2 इवेंट्स लग रहे होते हैं, रात में 2 इवेंट्स चल रहे होते हैं। खाने पीने का होश होता है या नहीं होता? नहीं, टाइम नहीं मिलता हमें, है ना, बिल्कुल टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। खाना चल रहा होता है, 2-2:30 बजे लंच का टाइम होता है, हम खाना खा रहे थे 6-7 बजे। अच्छा, हम इतनी डिले हो जाते हैं क्योंकि उसका सारा सिस्टम को देखना, उसको सारा फिटनेस का राज यही है। उसके बाद हम फिर लंच चल रहे, उसी हाल के अंदर डिनर भी है, फिर उसकी तैयारी करवाना, उसको मेकअप करवाना, उसको देखना। गेस्ट आ जाते हैं पहले देखने के लिए क्या तैयार हुआ है नहीं हुआ, हमारे लोग तैयार होकर बैठे हुए हैं, कब तक जो है ना हम पहुंचे। और कितना हाइपर होते हैं, क्योंकि हर चीज को मैनेज करना कोई इजी काम नहीं है। उधर कहना, उधर कहना, फिर देखना कि कोई लिमिट हो गया, कोई नहीं जा रहा, कोई इधर घूम गया, कोई उधर।
तो फिर चीखना फलां कहाँ गया फलां, तो बड़ा एक डिप्रेशन वाला टेंशन वाला काम। 30 से 40 वेटर्स होते हैं, उनको देखना, फिर स्वीपर होते हैं उनको देखना, और पीछे किचन में 8-10 पर्सन होते हैं, उनको जाके देखना कौन सी चीज कैसे जा रही है, कम हुआ या नहीं हुआ, और कम अगर खुट जाए जिसको कहते हैं तो फिर क्या बनता है, खाना कम पड़ जाए तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। मैनेजर को बुलाओ किधर है, फिर कैसे हैंडल करते हैं, फिर उसको जाके बताते हैं आपके नंबर पर्सन बहाने कितने बनाते हैं, ये तो बताए, मजे की बात होती है, सुने तो सही। आपके लोग ज्यादा आ गए, हमें तो अंदाजे। अच्छा, ये इनका एक फिक्स बहाना है जो मैं सुनती हूँ अक्सर शादियों के, तो जब कहा जाता है यार खाना खुट गया तो कैसे, यार आप लोगों ने कहा हमें इतने लोगों का था, देखिए हमने इतनी एक्स्ट्रा चेयर लगवा दी, ये करा दिया, आपके बंदे ज्यादा आगे लोग, तो हमारा तो कसूर है ही नहीं इसमें, अब कहीं तो इजाफी हम आपको जो है सर्विस दे सकते हैं, ये होता है या नहीं होता? ऐसे फिर उससे टाइम लिया जाता है, हमें आधा 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, हम आपको अभी तैयार करवा देते हैं, फिर वो ऐसे होता है वो वेट करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हमें जल्दी हम जाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं, लोग बढ़ भी जाते हैं। ये है कि गेस्ट ये होती है कि हमें 200 पर्सन है तो वो 250 आ जाते हैं, 300 आ जाते हैं। गेस्ट की कोशिश होती है भी मुझे ज्यादा ना पे करना पड़े, अगर गेस्ट नहीं है तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पूरा तैयारी होती है, हमारे पास तो हर चीज रेडी होती है। इसमें कसूर हमारा नहीं है, ये लोगों का है। फंक्शन हो तो ऐसा ही होता है, अंदाजा कुछ होता है और लोग जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, लाजिम का बात है। एक फैमिली के साथ 2 पर्सन नहीं आ रहे होते, बच्चे भी होते हैं, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6 माशाल्लाह बच्चे होते हैं, फिर काम वाली बच्चियां भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, आगे बात है ना, ड्राइवर्स भी होते हैं, सर्वेंट भी होते हैं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाए, तो वो 10-10, 12-12 लोग होते हैं। ऐसा हुआ, बहुत सारे फैमिलीज ऐसे आती है तो बंदा परेशान हो जाता है, यार पूरा टेबल उनको दे दिया। ऐसे और ऐसे भी होता है, एक फैमिली के ऊपर अगर 10 का टेबल लगा हुआ है, फैमिली के ऊपर 5 पर्सन है, 6 पर्सन है, उसके ऊपर और कोई नहीं बैठेगा। होता है, कुछ लोग बैठते हैं, कुछ अवॉइड करते हैं। तो दूसरी लेकिन ये तो हो गया एक नॉर्मल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, जब ये पेंडेमिक नहीं आया था, कोरोना ने, अब क्या करेंगे? बात तो ये है, अब क्या ऐसा मुमकिन है एक फैमिली के इतने सारे लोग, फिर भी वही हाल होगा, जब इनवाइट किया जाएगा आएंगे तो फिर आप कैसे उनको जो है डिफरेंट उसमें प्लेसेस में जो है कम उसमें आप कहते हैं हम बिठाएंगे, तो कैसे बिठाएंगे ये बताएं? 6 के या 4 की टेबल जो है कैसे ऑर्गेनाइज की जाएगी? 6 की टेबल लगा के उसके अंदर कुछ स्पेस देंगे, कोई 4-5 फुट का स्पेस देके फिर टेबल लगेगी, स्टेप बाई स्टेप ऐसे टेबलें लगती जाएंगी, उसके ऊपर 4 चेयर्स लगेंगी, इस टेबल पे 4 चेयर्स। अब वो तादाद ज्यादा नहीं बुलाई जा सकती, जो 1500 से लेके 3-3 हजार तक जा पहुंचती है, लोग जो बुलाते हैं गेस्ट शादियों पे फंक्शन। मेरा जो क्लब है वो 2000 पर्सन के ऊपर है, अल मजलिस मैरिज हॉल जो है इंडस्ट्री स्क्वायर में 2000 पर्सन के ऊपर है। ठीक है, उसमें हम सारी चीजें जो है ना उसके ऊपर हायर करते हैं, उसके ऊपर हमें किसी चीज की जो है ना वो टेंशन नहीं होती, हम जैसे गेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है हम वो चीजें पूरी करते हैं। ठीक। और अगर उन्होंने 2000 पर्सन की हमारे पास बुकिंग करवाई है तो हम उसका अरेंजमेंट 2200 से 2300 पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है, एडवोकेट नौरीन हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। कल अक़लियतों का जो है कौमी दिन था जो बनाया गया उनके हकूक़ के हवाले से, तो अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से आप क्या कहती हैं? कल जो उनका दिन मनाया गया वो हमें JDHR की तरफ से हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बल्कि हमारा जो है ये हमारा जो एक है ग्रुप समझ लें, कमीशन समझ लें, इसमें तमाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही हैं, और मेरा ख्याल में हमें इस तरफ खुसूसी तौर पे आजकल तो तवज्जो देनी चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये हिंदू है, ईसाई हैं, सिख हैं, बल्कि हमें ये समझना चाहिए पहली बात तो हम लोग सारे इंसान हैं, हम पत्थरों के दौर में नहीं रहते, हम आजकल के दौर में रह रहे हैं, तो सारे इंसान हैं, इस बात को भूल जाएं और ये भी याद रखें, दिमाग हमारे जहनों में होना चाहिए, बल्कि हमारी रूह में ये बात सरायत करनी चाहिए कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हम सबका है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हम सबका है। तब हमारा है तो हम सबके दुख सुख भी साझे हैं, हम सबके मसाइल भी एक जैसे हैं, हमें चाहिए कि एक दूसरे के मसाइल हल करें, हम इंडिविजुअली करें, हम मुल्की सतह पे करें, जैसे हम इसको ऑर्गेनाइज करें, इसको करते रहना चाहिए।
ٹھیک، بس زبردست بات کی ہے. جب کل بھی پروگرام ہو رہا تھا، جب بات ہو رہی تھی اقلیتی جو ہے ان کے لیڈر جو ہمارے ساتھ تھے، جب ہم ان کے حقوق کی بات کر رہے تھے تو وہ بات ایک، جب آزادی کی بات کی جاتی ہے، جب آزادی کی جدوجہد کی بات کی جاتی ہے تو انہوں نے بھی برابر جو ہے ساتھ دیا. بالکل. اور ان لوگوں نے بھی قربانیاں دی، تو ان لوگوں کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. ان لوگوں کو اتنا ہی حق حاصل ہے اس ملک میں جیسے کہ ہم لوگوں کو ہے. یہ بہت ضروری ہے یہ بات کرنا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جیسے کہ جناب بریک میں بات ہو رہی تھی کہ جو کمیونٹیز ہیں ہمارے ہاں، جو اقلیتیں ہیں، تو ان کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ ہم لوگوں کو ہے. بات یہ ہے کہ اب یہاں بچے جو ہیں جو آپس میں ملتے ہیں ان کی جو ہے مائنڈ سیٹنگ جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ماں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ماں باپ بہن بھائی کہ یہ جو نفرت ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں یا جو رویہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیسے بدلیں گے آج یہ بتا دو. کیسے بدلیں گے؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اس کو جو بتا سکتا ہے، اگر جس کے سامنے جو بات ہو رہی ہے وہی اس کو وہیں پہ، بچوں کو خاص طور پہ. اب دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. میری کزن کا بیٹا ہے، تو وہ ان کے ساتھ ہی نیبرس میں ہے، اس کے ہندو ہیں، ہندو برادری سے تعلق ہے ان کا. تو جب وہ آیا بچہ، کھانا اکٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو اس نے کہا، جو میری کزن کا بچہ تھا وہ کہتا ہے نہیں میں نے اس کے ساتھ نہیں ماما کھانا. تو میں نے اسے کہا کیوں بچے کیوں؟ کہتا آنٹی آپ کو نہیں پتا یہ ہندو ہے. تو میں نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ آپ جو کھانا کھا رہے ہو وہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ آلو پہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا بوٹی پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہندو نے کھانا اور ہندو نے کھانا اور مسلمانوں نے نہیں کھانا؟ میں نے کہا لکھا ہوا دکھائیے مجھے. بالکل بالکل. تو پھر جیسے اس کو سمجھ آ گئی تو میں نے کہا بچے سارے دوست ہوتے ہیں. بالکل. یہ رواداری کی جب ہم بات کرتے ہیں، بھائی چارے کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گھر سے ہی ڈیولپ ہونی ہے. آپ اپنے بچوں کے مائنڈ میں ایسی باتیں نہ بٹھائیں بلکہ ان کو بتائیں کہ سب انسان ہے اور سب پاکستانی ہے. یہ دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں یار. جو ہمارے ملک میں رہتا ہے وہ پاکستانی ہے، ہم ایک جیسے ہیں. تو یہ جب تفریق اور یہ فرق ختم ہو جائے گا تو میرا خیال ہے یہ جھیڑے جس کو کہتے ہیں، یہ فساد جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور لوگ انہی باتوں کو لے کے تو فساد، جو دشمن ملک عناصر ہیں بالکل وہ اسی بات کو تو لے کے، اب یہ دیکھیں ہندو مسلم عیسائی یہ تو الگ الگ بات ہوگی، مسلمانوں کے ہی فرقوں میں یہ فساد ڈال دیتے ہیں. انہی کے آپ یہ دیکھیں کہ ہم سنی فرقے کی طرف جب آئیں تو اسی میں کئی مسلک ہے بالکل. لیکن آپ کبھی بھی کسی کے مسلک کو کسی طرح سے بھی نہ ڈسکس کریں، نہ کریٹیسائز کریں. ہر کوئی اپنی جگہ پر دو چیزوں سے اوائڈ کرے، ایک تو مذہبی گفتگو سے اوائڈ کیا جائے اور ایک سیاسی گفتگو سے، کیونکہ جس سے کسی کی کہتے ہیں نا عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو ایسی گفتگو سے پرہیز کیا کرے. اور یہ دفتروں میں بھی ہونا چاہیے، گھروں میں بھی ہونا چاہیے، ہر جگہ یہ چیز الاؤ ہونی چاہیے. کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز جو ہے ہونا چاہیے کہ بلکہ اس چیز کو ختم کرنا ہے ہم لوگوں نے کہ ان چیز دو موضوعوں پر آپ نے ڈسکس نہیں. اکثر آتا ہے فلاں پہ لعنت بھیج دو، یہ کر دو، تو یہ مجھے لفظ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے یار. اس طرح کی گفتگو جو ہے آپ کی تربیت شو کر رہی ہوتی ہے، تو برائے مہربانی اس سے اوائڈ کیا کریں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک سمجھدار شہری ہیں، انسان ہے، تو انسانیت کے فروغ کے لیے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، حقوق کے حوالے سے جو ہے اہم پوائنٹ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ہے، کس طرح کے حقوق جو ہے ضروری ہے؟ اگر ہم جو یہ پنجاب کی ہی بات کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، میں خواتین کی بات کرتی ہوں، ہمیں خواتین ہی زیادہ تر جو ہے کسی بھی نظر آتی ہیں. ان کے حقوق ہر جگہ پر پامال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں گھروں میں ہوتے نظر آتے ہیں، کہیں دفتروں پہ میں ہوتے ہیں. ہراسمنٹ کا بھی ان کو سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اور وہ خاموش ہوتے ہیں. کہیں جب ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہی کچھ نظر آتا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ خواتین، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ خواتین کو جتنی مشکلات کا یہاں پہ سامنا ہے اتنا شاید کسی بھی ملک میں نہ ہو. میرا جہاں تک ہے جاننے میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے. اب اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ سب سے پہلے ان کی تعلیم پہ توجہ دی جائے. اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو جو فنی جو ہمارے شعبہ جات ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرایا جائے. ٹیکنیکل ایجوکیشن جی کہتے ہیں. جی بالکل. اس میں جو ہے پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے بچوں اس میں ضروری ہے تاکہ وہ
अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपने खानदान को सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल। अगर वो अपने खानदान को सपोर्ट करेंगे तो अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकेंगे, बिल्कुल। तो तभी हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। और हम हमारे जितने भी आजकल यहाँ पे NGOs काम कर रहे हैं, उनकी भी ज्यादातर तवज्जो खवातीन और बच्चों पे ही है। ठीक है। अच्छा, नेशनल कमीशन के जो तहत जिन प्रोजेक्ट पर आप काम कर रही हैं, वो किन इलाकों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये बताइए। तो मुल्तान में तो बहुत कम, मुल्तान में बहुत कम, मुजफ्फरगढ़, बाकी सारे एरियाज में हो रहा है। लोधरा देख लें, खानेवाल देख लें, विहाड़ी देख लें, वहाँ पे काफी अच्छा, प्रोजेक्ट। मुल्तान में क्यों कम है? क्या जरूरत महसूस नहीं होती? यहाँ शहरी इलाका है, लोग मशहूर है, आप समझती हैं, या उतने स्पॉइल नहीं होते उनके हकूक़, क्या समझती हैं आप? ऐसा है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो मैं देख पाई हूँ वो यही है कि ये शहरी इलाका है, यहाँ पे इतनी खास जरूरत नहीं है। हाँ। वहाँ पे देही इलाका जाता है और वहाँ पे ज्यादा जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ। यहाँ भी कच्चे की आबादी है, ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी में कितने गुजार रहे हैं, बुरा हाल है। जब बारिश होती है, जब हमारी आती हैं बाजियां और कहती हैं बाजी हमारे घर की छत जो टिप टिप कर रही होगी, तो एक टेंशन सी होती है उनको कि बाजी हम जाएंगे तो रास्ता भी नहीं मिलेगा हमें जाने को। तो फिर मैं सोचती हूँ, और अक्सर लोगों के घर खुदा न खास्ता इस तरह गिर भी जाते हैं, बहुत सारी जो है चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ भी जो है ऐसे लोग रहते हैं जिनको जरूरत है, जिनको मेरा ख्याल है जिनको कुछ काम करने की जरूरत है और काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पे आप लोगों की तवज्जो होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ ना, अभी पिछले दिनों की ही बात है। ये पिछले दिनों जब बारिशें हुई तो एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, तो हमारा था साइट विजिट। हमने एक बस्ती तो नहीं कहेंगे, अच्छा खासा कस्बा टाइप था, तो वहाँ पे जब हमने विजिट किया तो एक कमरा, आप यकीन करेंगे, एक चारपाई से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे एक चारपाई रखी थी और एक गुजरने की जगह थी, सिर्फ इतना ही उनका घर था। आप ये देखें, उसमें उनकी 5 बच्चियां, उनका हस्बैंड जो बीमार था, जो चल नहीं सकता था, जो उस चारपाई पे था। आप देखिए इस सतह पे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट जो है नौरीन माजिद के साथ आप हमारे साथ हैं। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट नौरीन अशरफ हमारे साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद सज्जाद मलिक साहब थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे एंड में, क्या मैसेज जाएगा, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मैम, हमारा तो ये मुतालबा है कि क्लब्स को ओपन किया जाए। बाकी सारी मार्केट्स ओपन हो गई हैं, रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं, बाकी और सिनेमास ओपन हो गए हैं, थिएटर्स वगैरह ओपन हो गए हैं। जो मैरिज हॉल्स हैं ये और जो स्कूल्स हैं वो रुके हुए हैं अभी तक 15 सितंबर के लिए, तो ये ओपन होना चाहिए। स्कूल भी बहुत अहम है, शादी हॉल्स भी बहुत अहम है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे पास इंक्वायरियों के लिए कॉल कर रहे हैं कि कब तक ओपन हो रहे हैं, हमने अपनी बेटियों की शादियाँ करनी हैं, हमने अपने बेटों के भी वलीमे करने हैं। तो इस हवाले से काफ़ी अभी जो है ना वो चल रहा है, क्योंकि ईद के बाद ये सीज़न था शादियों का, आगे फिर मुहर्रम सफ़र आ रहा है, आगे फिर ये 2 महीने के लिए पेंडिंग हो जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि इसको जल्द से जल्द ओपन किया जाए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चले जनाब बेक पॉलर के किचन में, और भाई तनवीर जो है बिल्कुल मैकरोनी बना चुके हैं, और पास्ता एक्सपर्ट जो है हमारे जो है बिल्कुल किचन का हिस्सा है बेक पॉलर, और 26 रेसिपीज हैं जिनमें से हम डेली कोई ना कोई एक रेसिपी जहां ट्राई करते हैं, और ट्राई करते हुए तनवीर बनाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपने जनाब, क्योंकि आजकल बच्चा पार्टी का घर है, और इस तरह के जो है लाइट से जो है स्नैक्स में कह सकते हैं, लाइट से जो है खाना जो है बच्चों को खुद जो है अच्छा लग रहा होता है बनिस्बत रोज रोटी के, यार रोज नान चावल और इनसे हट के जो है लाइट से जो है एक फूड हो जाता है। तो क्या कहेंगे, कैसे बनाया आपने, थोड़ा रिपीट कर दें जी। सबसे हम चले गए बातों में। सबसे पहले हमने घी डाला, ठीक है, घी डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसके बाद हमने जो है कि टमाटर डाले, जो कि 6 अदद टमाटर थे, हमारे पास 4 अदद अंडे थे, ठीक है। उसको हमने अच्छी तरह से भुना। उसके बाद हमने 1 कप उसमें दही डाला, मसाले डाले, जिसमें 1 चम्मच हमने नमक डाला, 1/4 हिस्सा हल्दी डाली, 1.5 चम्मच हमने क्रश चिली डाली, ठीक है, और 1/4 हिस्सा हमने इसके अंदर जो है कि वो चिकन पाउडर डाला, ठीक है। तो अच्छी तरह इसको ये इतना कुछ तो मैं करा के गई थी, टमाटर डाले थे, मसाला डाला था,
और फिर कुछ टाइम लगा उसको, टमाटर जो है उनको गलने में कितना अंदाजा 5 मिनट लगे थे आपको? जी 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। दम दे दें, फिर हमसे वो गल जाते हैं, उसको अच्छी तरह से बनाएं, पकाएं। जब उसका ग्रेवी बन जाए, जब भून लें, उसको दाना बन जाए, तो उसके बाद अब दही डालें, दही डाल के अच्छी तरह से। अच्छा, दही, टमाटर भी डाल रहे हैं, फिर दही भी डाल रहे हैं। लोग केचप का इस्तेमाल करते हैं, तो पेस्ट इस्तेमाल रेसिपी के मुताबिक होता है जी। हम बना रहे हैं पाकिस्तानी रेसिपी, पाकिस्तानी स्टाइल में हम बना रहे हैं, ठीक है जी। तो पाकिस्तानी जो स्टाइल है उसमें ज्यादातर जो है कि ये दही का ही इस्तेमाल होता है। और ये ड्रिंक जो ये हमने बनाई है, आज मैं मैंगो नहीं ले रही थी मैम, पिछली मरतबा पिछले 2 दिन पहले तो पीच का बनाया, और पीच का रंग सेम ऐसे का ऐसा था। पीच लस्सी जो है, पीच की लस्सी बनाई थी, और मैंने समझा कि शायद जो है ये मैंगो शेक है, तो मैंने उठाया और मैंने कहा तो मेरे भाई ये मैंगो का शेक है, तो कभी मैंने कहा नहीं आयशा ये पीच की लस्सी है। तो सेम कलर यही था, तो आपने कलर से धोखा नहीं खाना। तो ये हकीकत में ही मैंगो का जो है शेक आज बनाया है। मैंगो एंड होने वाला है, आम जाने वाला है मुल्तान से। आजकल रेटिंग थोड़ी सी दिखा दें जी जरा। जी वो दिखा देंगे बिल्कुल, ठीक है जी, दिखाई जा रही है, आप फिक्र ना करें। इतनी मेहनत की हमारे तनवीर भाई की, तो मेहनत तो यकीनन नजर आती है। और उसके बाद जब हम शो के बाद टेस्ट करेंगे तो फिर मैं आपको कल बताऊंगी तो कैसा टेस्ट था, किस तरह है। हाँ दिखा दें, जरा टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बना। और अक्सर मुझे कहा जाता है ऐसा प्लेट में हाथ नहीं डालना, यहाँ से खा लेना, थोड़ा सा टेस्ट बता दो कैसा है। प्रेजेंटेशन जो है कि वो हमारी मेहनत खराब हो जाती है। मजे का है, एक तो स्पाइसी नहीं है क्योंकि मैं स्पाइसी खाना पसंद नहीं करती। दूसरी बात ये है एक डिफरेंट टेस्ट है। अच्छा डेली बनाते हैं डिफरेंट टेस्ट, ये कैसे बन जाता है? कि डिश डिफरेंट होती है, तो हमने मैक्रोनी बनाए थे, डिश डिफरेंट होती है, इसलिए टेस्ट डिफरेंट होगा। और आज मैक्रोनी बनाए हैं तो आपको पता है बेक पाउडर की 26 रेसिपीज हैं, तो हर दिन एक नया टेस्ट आपको खाने को मिलेगा, टेस्ट करने को मिलेगा। तो आप हर दिन एक नया टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मजे की जो है बेक पाउडर की जो मैक्रोनी है आप बनाएंगे और मजे से खाएंगे, जैसे कि मैं खा रही हूँ। तो जरूरी है कि बच्चों के लिए इस तरह का लाइट फूड बनाएं, और बच्चे जो है बहुत पसंद करते हैं। जैनू ने कल बहुत पसंद किया, फरमाइश की, मगर रोज स्पेशल बनाई बच्चों के लिए गई थी क्योंकि अच्छा मुझे पता है मम्मा रोज ऐसा आपने ला रहे हैं, तो मैंने कहा बेबी ओके, हमारी कोई जिंदगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बच्चे जो है इस तरह का फूड बहुत पसंद करते हैं और जरूरी है। और इसके अलावा जो उस दिन तो हमने चटपटा भी एक दिन बनाया था, चटपटा तो बच्चों के लिए नहीं था। लड़कियां जो है वो चटपटा खाना पसंद करती हैं, वो दही बल्ले खाती हैं, वो जो गोलगप्पे खाती हैं, तो इसीलिए हमने जो है कि वो चटपटा सिस्टम बना के थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे नाज़रीन का, तमाम मेरी बहनों का, तमाम दोस्तों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अच्छी अच्छी चीजें कुक करें, बनाएं घर में और घर वालों को खिलाएं ताकि सब लोग खुश हो जाएं। इसके साथ ही आयशा को देंगे इजाजत, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।